करते हैं कि जैसे ही मिड टर्म का शेड्यूल अनाउंस होता है ना, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जस्ट बिफोर द मिड टर्म्स एक लेक्चर दूंगा। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई किस तरह का पैटर्न होगा। पर एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि आप लोगों के साथ ना एक सैंपल मिड टर्म का पेपर शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। ठीक है, सो अब तक हमने जितना पढ़ लिया है वो हमारा जो है वो मिड टर्म है, और जो आज से और ऑनवर्ड्स आगे पढ़ेंगे वो हमारा पोस्ट मिड टर्म होगा। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सर जी वो आपने बताया था कि मिड तक जो है वो चैप्टर 12 तक होगा। 13 तक 13 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया ना। आज हम तो चैप्टर 14 स्टार्ट करना है। सर 12 तक ठीक नहीं है? 13 कर लें, आप लोगों के लिए आसानी है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं। मिड टर्म का जब मैं इसलिए आपको पेपर पैटर्न शो करूंगा ना, यू विल बी वेरी मच रिलैक्स्ड। अभी आप लोग बस ही वो, चूंकि अभी अब तक इस तरह का क्विज हुआ नहीं है, और आप लोगों के बस ही वो भी वो एप्रीहेंशंस आई कैन अंडरस्टैंड वो होंगी जरूर कि किस तरह का पेपर होगा और उसमें क्या पूछा जाएगा। बट ये कि एक दफा मैं आप लोगों को सैंपल दिखाऊंगा ना, तो यू विल बी वेरी मच रिलैक्स्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होगा, कोई याद करने वाली चीज मैंने कुछ भी नहीं देनी। ठीक है सर। चले जी स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14। वैसे ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कह लें, लिटिल कॉम्प्लेक्स कह लें, लेकिन इसमें समझने वाली काफी चीजें हैं, और बड़ा आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज आपका जो प्रोसेसर है उसकी, वही आपको पता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, और प्रोसेसर का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। सो बेसिकली ये चैप्टर आपको बेसिकली प्रोसेसर का एक्सपर्ट बनाएगा कि प्रोसेसर की डिजाइनिंग, प्रोसेसर का जो फंक्शन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, कि उसके अंदर क्या ब्लॉक्स होते हैं। ये हमारा बेसिकली आज का चैप्टर का जो कंटेंट्स होंगे। अच्छा, प्रोसेसर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पहली चीज है प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट्स, और प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो है फेच इंस्ट्रक्शन। द प्रोसेसर रीड्स एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, विच यू ऑल नो कि आपके प्रोसेसर ने जो है वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस जो है वो रीड करनी होती हैं, और वो मेमोरी से मुराद ये हो सकता है कि बाज़ दफ़ा इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो कैशे से पिक करनी होती हैं, बाज़ दफ़ा इंस्ट्रक्शंस आपने मेन मेमोरी से लेनी होती हैं, बाज़ दफ़ा आपने प्रोसेसर ने जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रजिस्टर के अंदर से लेनी होती हैं, यानी कि मेमोरी से वो रजिस्टर में ऑलरेडी आ चुकी होती है और फिर आपने उस रजिस्टर में से उसको जो है ना फेच करना होता है। दूसरा जो पार्ट है प्रोसेसर का वो है इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, which means the instruction is decoded to determine what action is required. तीसरा प्रोसेसर की जो रिक्वायरमेंट क्या है वो है fetch data. The execution of an instruction may require reading data from memory or an IO module. Or second last is to process data. The execution of an instruction may require performing some arithmetic or logic operation on data. The last one is the write data. The results of an execution may require writing data to memory or an IO module. So ये basically 5 steps हैं जो प्रोसेसर की ना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट इन द सेंस ये है कि कोई भी प्रोसेसर आप बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उसने ये काम करने ही करने कि एक तो इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन उसने अप्लाई करनी है उसके लिए उसको डाटा चाहिए होगा, फिर उस डाटा को वो प्रोसेस करेगा और इवेंचुअली वो किसी न किसी आईओ मॉड्यूल के ऊपर या मेमोरी के ऊपर उसको राइट के लिए जो है ना कमांड भेजेगा। तो इस सारे कामों को करवाने के लिए प्रोसेसर नीड्स टू स्टोर सम डाटा टेम्परेरीली and therefore needs a small internal memory. So बाद दफा प्रोसेसर को इन कामों के लिए जो है वो टेम्पररी डाटा स्टोर करवाने के लिए एक कहीं ना कहीं डाटा स्टोर करवाना पड़ता है, और उसके लिए उसको एक स्मॉल इंटरनल मेमोरी रिक्वायर्ड होगी जो कि रजिस्टर की फॉर्म्स में होती है, और हमारे पास रजिस्टर जो है ना ये वाला काम हमें करके देते हैं। अच्छा, सीपीयू की ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके सामने देखें तो हमारे पास सीपीयू के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है ALU व्हिच इज योर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एक कंपोनेंट जो है वो है रजिस्टर्स,
और एक कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट। 3 चीजें। और बाकी ये जो सीपीयू का ब्लॉक है उसके साथ हमारे पास 3 बसेस हैं, कंट्रोल बस है, डाटा बस है, एड्रेस बस है। और एक हम लेक्चर में ये देखा था कि एड्रेस बस का काम क्या होता है कि एड्रेसेस कैरी करना, और कंट्रोल बस का काम ये होता है, डाटा बस का काम ये होता है कि आप डाटा ट्रांसफर करना बिटवीन ए मॉड्यूल टू बी मॉड्यूल, और कंट्रोल बस का काम ये होता है कि उसने बताना होता है भाई किसको किस टाइम पे क्या एक्सेस देनी है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और आपके जो एंड यूजर है वो ज्यादा है। सो इवेंचुअली डाटा जो है वो और डाटा बस और एड्रेस बस शेयर हो रही होती है, इसलिए कंट्रोल बस उसको डिटरमिन कर रही होती है। ये तीनों बसेस मिलके बेसिकली सिस्टम बस बनाती है। अच्छा, अब अगली स्लाइड हमारे पास है सीपीयू का इंटरनल स्ट्रक्चर। सीपीयू का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो फिगर 14.2 है, जिसके नीचे लिखा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सीपीयू। इसका एक ब्लॉक जो है वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास एक है स्टेटस फ्लैग्स, एक है शिफ्टर, एक है कॉम्प्लीमेंटर, और हमारे पास है अरिथमेटिक एंड बूलियन लॉजिक, और ये हमारा एएलयू का ब्लॉक है। इस एएलयू के ब्लॉक के साथ आगे है इंटरनल सीपीयू बस, यानी कि जो सीपीयू के अंदर बस लगी हुई है। एक होती है ना सीपीयू के बाहर जो बसेस लगी हुई है, एक सीपीयू के अंदर भी एक बस है जो क्या कर रही है, जो एएलयू यूनिट को और रजिस्टर्स को आपस में जोड़ रही है, और एएलयू यूनिट को और कंट्रोल यूनिट को आपस में जोड़ रही है, और बाकी कुछ कंट्रोल पाथ्स हैं जो इसमें ग्रे कलर में शो किया हुआ है। सो एएलयू भी बजाते खुद सिर्फ एएलयू नहीं है, एएलयू के अंदर भी मल्टीपल चीजें हैं। एएलयू के अंदर क्या क्या चीजें हैं? एएलयू के अंदर है स्टेटस फ्लैग्स। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये स्टेटस फ्लैग्स क्या चीज है? इसका मतलब है कि आपके एएलयू के अंदर एक सॉर्ट ऑफ रजिस्टर है या एक ब्लॉक है जिसमें फ्लैग्स की इंफॉर्मेशन है। अब फ्लैग्स क्या होते हैं कि फ्लैग्स अभी हमने इस चैप्टर में देखने हैं कि एक ओवरफ्लो का फ्लैग होता है, एक आपके पास पैरिटी का फ्लैग होता है, एक आपके पास इक्वल का फ्लैग है, नॉट इक्वल का फ्लैग है, मतलब इस तरह के डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं। उन फ्लैग्स का फायदा ये होता है कि हम उन फ्लैग्स की इंफॉर्मेशन को यूज करके बहुत सी कंप्यूटेशंस अपने लिए आसान बना देते हैं। बिकॉज बहुत सी दफा मैंने आपको बताया था ना कि डाटा जरूरी नहीं है ऐड का हो मल्टीप्लाई का हो, बाद दफा दो नंबर्स को कंपेयर करवाना है तो उसमें फिर इक्वल फ्लैग ऑन या ऑफ होगा उसके रिजल्ट में। यानी कि बाज दफा क्या होता है कि दो नंबर्स को अगर आपने ऐड करवाना है ना तो उनका जो रिजल्टेंट ऑपरेशन है वो उन दोनों का सम होगा। लेकिन बाज दफा आपने एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसका आउटपुट कुछ भी नहीं होता, बिकॉज उसका आउटपुट या 1 होता है या 0 होता है। मतलब दो नंबर्स हैं उनका आपस में आप कंपैरिजन करवा रहे हैं कि वो इक्वल है या नहीं, तो वो अगर इक्वल होंगे तो इक्वल फ्लैग 1 हो जाएगा, अगर नहीं होंगे तो इक्वल फ्लैग 0 हो जाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन स्टेटस फ्लैग्स में रिफ्लेक्ट होती है। इसके अलावा एक आपके पास कंपोनेंट है शिफ्टर का, और एक कंपोनेंट है कॉम्प्लीमेंटर का। कॉम्प्लीमेंटर का काम यही होगा कि जहां 1 होगा वहां 0 कर देगा, जहां 0 होगा वहां 1 कर देगा। शिफ्टर ये करेगा कुछ बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, राइट शिफ्ट कर देगा, रोटेट बिट्स कर देगा, वो जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट। और फिर इसमें एक एएलयू यूनिट में एक अरिथमेटिक एंड बूलियन लॉजिक का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप नंबर्स की जो है वो या बूलियन लॉजिक की प्रोसेसिंग करेंगे। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन विद इन द प्रोसेसर। एक्सक्यूज मी सर, जी, ये लास्ट स्लाइड पे कंट्रोल पाथ्स हैं, इनका क्या फंक्शन है? ये भी इंटरकनेक्शन है? ये भी इंटरकनेक्शंस है। जैसे कंट्रोल यूनिट का लिंक है रजिस्टर्स के साथ, इसी तरह हमारे पास कंट्रोल यूनिट जो है वो इंटरनल सीपीयू बस के साथ भी कनेक्टेड है, और उस कंट्रोल पास जो है वो लिंक है इवेंचुअली अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के साथ। सो ये भी आपके एक क्लास से इंटरनल कनेक्शंस है, और ये सारे मिलके ही बेसिकली एक सीपीयू को रियलाइज करते हैं। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि विद इन द प्रोसेसर there is a set of registers that function as a level of memory above main memory and cache in the hierarchy. So hierarchy में जी क्वेश्चन है, जो हायरार्की है उसमें सबसे ऊपर जो है वो आपके पास रजिस्टर्स हैं, उसके ऊपर जो है उसके बाद कैशे है, और उसके बाद मेन मेमोरी है। तो सबसे ऊपर जो होते हैं ना वो रजिस्टर्स होते हैं, बिकॉज वो आपके सीपीयू के अंदर होते हैं।
और उन सीपीयू के दो रोल्स हैं। पहला रोल है वो है यूजर विजिबल रजिस्टर, दूसरा रोल है कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर। ये दो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, दो डिफरेंट रजिस्टर्स की कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है यूजर विजिबल। यूजर विजिबल का मतलब ये हुआ जिसको यूजर एक्सेस कर सकता है। जिस तरह हमने उस दिन मार्स का जो टूल था उसमें कुछ रजिस्टर्स ऐसे थे जिनको यूजर जिसमें उसकी वैल्यू दे सकता है, लेकिन उसमें एक रजिस्टर था एटी के नाम से, असेंबलर टेम्पररी, तो उसमें रैंडम एड्रेसेस की वैल्यूज आ रही थी, वहां पे आप कुछ कर नहीं सकते। सो यूजर विजिबल रजिस्टर्स क्या है? इट एनेबल द मशीन और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर टू मिनिमाइज main memory references by optimizing use of registers. So user visible registers का फायदा ये है कि ये आपके पास सीपीयू के अंदर अवेलेबल है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको मेमोरी में रेफरेंस करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने सीपीयू के अंदर ही रेफर करके बहुत सा डाटा, बहुत सी इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हैं। वरना अगर आपके सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स ना होते, आपको हर दफा मेन मेमोरी पे जाना पड़ता। बेशक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी होती, आपको मेन मेमोरी में स्टोर करवानी पड़ती। दूसरा है हमारे पास कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स, और इसके बारे में क्या है? इट इज यूज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट व्हिच इज द कैप्टन ऑफ आर्मी, और जिसने कंट्रोल सिग्नल्स देने होते हैं वो इसको यूज करता है। कंट्रोल यूनिट इसको यूज करता है किस लिए? टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि बाज दफा कंट्रोल यूनिट ने क्या होता है कि कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर की इंफॉर्मेशन को लेके कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने होते हैं, कोई फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। एंड इट इज आल्सो यूज्ड बाय द प्रिविलेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। सो कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर में बाज दफा ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रिविलेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सेसेस कि किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना, किसको ऑथराइजेशन देनी है, किसको नहीं देनी, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर में होती है। और इससे क्या होता है कि आप प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करते हैं। बाद दफा कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जिनको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उनको आप वहीं पर रोक देंगे। कुछ प्रोग्राम्स जिनके पास आपकी एक्सेस होगी आप उनको जो है वो कर पाएंगे। अच्छा, पहला पार्ट जो था वो ये था कि एक आपके पास है यूजर विजिबल रजिस्टर्स। सो यूजर विजिबल रजिस्टर्स क्या है? दे आर रेफरेंस्ड बाय मींस ऑफ द मशीन लैंग्वेज, यानी कि उसको आपकी मशीन लैंग्वेज से आप उनको रेफरेंस करेंगे, और डेट द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स। और जो आपके यूजर विजिबल रजिस्टर्स हैं उनकी भी कैटेगरीज हैं। उनमें क्या कैटेगरीज हैं? पहले रजिस्टर्स होते हैं जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब क्या है कि इट कैन बी असाइंड टू अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस बाय द प्रोग्रामर। दूसरी कैटेगरी है डाटा रजिस्टर्स की। डाटा रजिस्टर्स क्या है? मे बी यूज्ड ओनली टू होल्ड डाटा एंड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन द कैलकुलेशन ऑफ एन ऑपरेंड एड्रेस। तो सिर्फ डाटा के कामों के लिए। एक और रजिस्टर्स है एड्रेस के लिए, मे बी समवट जनरल पर्पस और मे बी डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड। मिसाल के तौर पे सेगमेंट पॉइंटर्स एसपी, इंडेक्स रजिस्टर आईआर, स्टैक पॉइंटर एसपी, ये सिर्फ एड्रेसेस को स्टोर करवाने के लिए। वैसे आप उनको और भी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका जो सोल पर्पस है वो बेसिकली है एड्रेसेस स्टोर करने के लिए। वो आपके पास ये सारे शामिल हैं यूजर विजिबल रजिस्टर्स के अंदर। लास्ट जो है वो है कंडीशन कोड्स। कंडीशन कोड्स को हम क्या कहते हैं? हम फ्लैग्स भी कहते हैं। और these are the bits set by the processor hardware as a result of operation. So बाज दफा क्या होता है कि आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के नतीजे में ये कंडीशन कोड जिनको हम फ्लैग्स कहते हैं उनमें कुछ वैल्यूज अपडेट हो जाती हैं, कुछ वैल्यूज उसमें 1 हो जाती हैं, कुछ वैल्यूज उसमें 0 हो जाती हैं। सो ये हमारे पास चारों कैटेगरीज आती हैं यूजर विजिबल रजिस्टर्स में। अच्छा खैर, इसमें जो लास्ट वन वाला है ना कंडीशन कोड्स, वो थोड़ा सा आई वुड से उसको एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है।
बाकी तो आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं, एड्रेस रजिस्टर्स क्या होते हैं, डेटा रजिस्टर्स क्या होते हैं, जनरल पर्पस क्या होते हैं। कंडीशन कोड थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पहली दफा दिख रहे हो, उसमें कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। एक फायदा ये है कि कंडीशन कोड्स जो हैं दे आर सेट बाय नॉर्मल अरिथमेटिक एंड डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस, दे शुड रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपेयर एंड टेस्ट इंस्ट्रक्शंस नीडेड। सो कंडीशन कोड्स से आपको फायदा ये होता है कि आपकी नंबर ऑफ टेस्ट और कंपेयर इंस्ट्रक्शंस जो है वो कम हो जाती हैं। ये क्यों कम हो जाती है, ये भी एक अच्छा सवाल है कि बाज दफा आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और कुछ कंडीशन कोड्स 1 या 0 हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप इंस्ट्रक्शन जो है उन कंडीशन कोड्स के बेस पे लिख सकते हैं कि अगर कंडीशन कोड ये 1 हो तो फिर ये कर दो, कंडीशन कोड अगर 0 हो तो फिर ये कर दो। तो बहुत सी दफा आपको टेस्ट और कंपेयर लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ अपने कंडीशन कोड्स की वैल्यूज को चेक करके अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अच्छा, और फिर कह रहा है कि कंडीशन इंस्ट्रक्शंस सच एज ब्रांच and a branch are simplified relative to composite instructions। composite का मतलब ये होगा कि composite material क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा materials को मिला के बनते हैं। so टेस्ट एंड ब्रांच में दो चीजें आ रही हैं, टेस्ट भी हो रहा है और ब्रांच भी हो रहा है। so अगर उसकी जगह सिर्फ आपको ब्रांच इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़े तो वो आसान होगा। और कंडीशन कोड्स फैसिलिटेट मल्टी वे ब्रांचेस। For example, a test instructions can be followed by 2 branches, one on less than or equal to 0 and one on greater than 0. Condition codes can be saved on the stack during subroutine calls along with other register information. Disadvantages क्या हैं? Disadvantages ये हैं कि condition codes add complexity both to hardware and software. Condition codes bits are often modified in different ways by different instructions, making life more difficult for both the microprogrammer and compiler writer. Condition codes are irregular. They are typically not part of the main data path, so they require extra hardware connections. Often, condition code machines must add special non-condition code instruction for special situations anyway, such as bit checking, loop control, and atomic semaphore operations. In a pipeline implementation, condition codes require special synchronization to avoid conflicts. अब वैसे इनकी डिटेल्स अभी आगे आनी है, तो इसलिए मैं भी इस डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊंगा। एक दफा मैंने आपके सामने रीड कर दिया कि कंडीशन कोड्स के हमें कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अच्छा, दो रजिस्टर्स थे हमारे पास। एक रजिस्टर्स हमारे पास थे यूजर विजिबल रजिस्टर्स, एक कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी थी कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स। सो कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर में हमारे पास ये 4 तरह के ना रजिस्टर्स हैं जो कि एसेंशियल हैं टू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। यानी कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे पास ये 4 रजिस्टर्स बड़े एसेंशियल हैं। दीज आर कॉल्ड कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स। इसका जो है ना यूजर को इसका एक्सेस नहीं होता। मसलन प्रोग्राम काउंटर में क्या पड़ा हुआ है, आईआर में क्या है, एमएआर में क्या है, एमबीआर में क्या है, नहीं, क्योंकि ये चीज वो है जो आपके प्रोसेसर ने बाय डिफॉल्ट ना मेमोरी से उठाकर इन रजिस्टर्स में लेके आना है और फिर कुछ इन रजिस्टर से डायरेक्ट मेमोरी में लेना है। सो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन टू बी फेच। जिस इंस्ट्रक्शन को आपने फेच करना है उसका एड्रेस जो है वो पड़ा होगा प्रोग्राम काउंटर में। और आईआर में क्या होगा, इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली फेच, जिसको आपने अभी फेच किया है तो वो एमएआर में आईआर में पड़ी होगी। और एमएआर में क्या होगा, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अ लोकेशन इन मेमोरी। और मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होगा, इट कंटेन्स अ वर्ड ऑफ डेटा टू बी रिटन टू मेमोरी और द वर्ड मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। अच्छा, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड पीएसडब्ल्यू क्या चीज है। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या है कि हमारे पास रजिस्टर हैं और सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं दैट कंटेन स्टेटस इंफॉर्मेशन। और हमारे पास स्टेटस इंफॉर्मेशन के लिए तभी से उसका नाम है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ये भी एक रजिस्टर है, या एक रजिस्टर हो सकता है या ये कई रजिस्टर का सेट हो सकता है।
और ये हमारे पास अक्सर हमारे जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं उसमें ये एक बड़ा एसेंशियल रजिस्टर है। और बिकॉज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो है वो स्टेटस के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन देगा। और उसमें से कॉमन फील्ड्स या फ्लैग्स कौन से हैं, वो हमारे पास ये है, आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। साइन बिट के बारे में बताएगा, जीरो के बारे में, कैरी, इक्वल, ओवरफ्लो, इंटरप्ट अनेबल है या डिसेबल है, सुपरवाइजर मोड है या अबॉर्ट मोड है। मुख्तलिफ मोड्स हैं, उनमें से एक मोड सुपरवाइजर है, तो वो आपको बेसिकली इस तरह की स्टेटस की इंफॉर्मेशन देगा। और ये जो मैंने लिखे ना, साइन, जीरो, कैरी, इक्वल, हर एक के लिए एक एक बिट है और वो रिजर्व्ड है। उसमें आप 1 या 0 बताएगा कि भाई वो चीज है या नहीं। अब आपके सामने एक एग्जांपल है माइक्रो प्रोसेसर की रजिस्टर की ऑर्गेनाइजेशन की, और ये हमारे पास एग्जांपल है 14.3। और 14.3 फिगर जो है इट इज अबाउट माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास जो ए पार्ट है वो है माइक्रो कंट्रोलर विच इज 68,000, बी पार्ट इज योर 8086 एंड द सी पार्ट इज 8386 पेंटियम 4। और जो ए पार्ट है माइक्रो कंट्रोलर 68,000, उसमें हमारे पास एक डाटा रजिस्टर्स हैं विच गोज फ्रॉम D0 टू D7, यानी कि 8 रजिस्टर हैं डाटा के लिए। एड्रेस के लिए भी हमारे पास 8 रजिस्टर्स हैं A0 से A7 तक। और हमारे पास एक रजिस्टर है प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर के अंदर हमारे पास एक प्रोग्राम काउंटर है और हमारे पास एक SR है स्टेटस रजिस्टर, जिसमें डिफरेंट बिट्स डिफरेंट स्टेट्स को शो कर रहे होंगे। 8086 में हमारे पास कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, जैसे एक्यूमुलेटर है, बेस है, काउंट है, डेटा है। कुछ पॉइंटर्स और इंडेक्स हैं, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स। सेगमेंट है, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्सट्रैक्ट सेगमेंट। और एक है प्रोग्राम स्टेटस, जिसमें हमारे पास फ्लैग्स हैं और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। और जो पेंटियम 4 है उसमें भी हमारे पास ABCD के रजिस्टर्स हैं, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स भी है। और जो प्रोग्राम स्टेटस है उसमें हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं, फ्लैग रजिस्टर है और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अच्छा, अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन का जो साइकिल है उसकी 3 मेन स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है फेच, दूसरी स्टेज है एग्जीक्यूट, तीसरी स्टेज है इंटरप्ट्स। ठीक है, फेच, एग्जीक्यूट और फिर है इंटरप्ट। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इसको ना 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। पहले 3 पार्ट्स हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और फिर इंटरप्ट्स है। सो बहरहाल शॉर्ट फॉर्म में आप उसको फेच एग्जीक्यूट भी कह सकते हैं। सो फेच बेसिकली क्या होता है, फेच बेसिकली ये होता है कि आपने रीड करना है द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इनटू द प्रोसेसर, यानी कि यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी इनटू द प्रोसेसर, यानी कि मेमोरी से चीज उठा के प्रोसेसर में लेके आनी है। फिर डिकोड भी कर ली, डिकोड करने के बाद जो आखिरी काम बचता है वो बचता है एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट क्या होता है, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इंटरप्रेट द ऑपकोड, ऑपकोड को इंटरप्रेट करते हैं कि ऑपकोड कहना क्या चाह रहा है। ऑपकोड क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाह रहा है, ऑपकोड बता रहा है दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है या क्या करना है, वो ऑपरेशन बताएगा आपको ऑपकोड। और जब आप ऑपकोड को इंटरप्रेट कर लेंगे, उसके नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा कि आपने वो इंडिकेटेड ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म करना है। जो लास्ट आपके पास है वो है इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है कि जब आप अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसके दौरान जो है एक बाहर से एक मैसेज आ गया, तो आपने अपना काम रोकना होता है और फिर उस इंटरप्ट को सर्विस करना पड़ता है। ये काम तब करते हैं जब इंटरप्ट अनेबल होते हैं।
अगर इंटरप्ट्स एनेबल ही ना हो तो फिर आप इग्नोर करेंगे और आप अपना काम कंटिन्यू करते रहेंगे। सो इंटरप्ट्स के बारे में कह रहा है इफ इंटरप्ट्स आर एनेबल्ड एंड इंटरप्ट हैज अकर्ड, आपने करना उस टाइम ये है कि सेव करना है द करंट प्रोसेसर स्टेट एंड सर्विस द इंटरप्ट। आप अपना जो वापसी का रास्ता है उसको सेव कर लें स्टैक में या किसी रजिस्टर में, और उसके बाद आप इंटरप्ट को सर्विस करें। और जब आप इंटरप्ट को सर्विस कर लेंगे तो आप जो रास्ता अपना वापसी का एड्रेस सेव किया होगा उस एड्रेस से वापस आके आप रिज्यूम करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी सर लास्ट स्लाइड के बारे में पूछना ना, जब ये फेच हो जाती है इंस्ट्रक्शंस तो फिर देन ऑप कोड के जरिए जो है एग्जीक्यूट होती है एग्जीक्यूशन स्टेट में। बिल्कुल, जब आप इंस्ट्रक्शंस को फेच कर लेते हैं और उसका अगला स्टेप डेफिनेटली डिकोड होता है और एग्जीक्यूट होता है। सो जो एग्जीक्यूशन होती है वो मेनली डिपेंड कर रही होती है आपके ऑप कोड के ऊपर। आपका ऑप कोड बताता है कि आपने की इंस्ट्रक्शन है किस तरह एग्जीक्यूट होना है। ओके सर। अच्छा, इसी चीज को ब्लॉक डायग्राम में आपके सामने फिगर 14.4 में शो करवाया गया है। यहाँ पर यही है, फेच से नीचे आएंगे तो एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट से ऊपर जाएंगे तो फेच, फेच एग्जीक्यूट और फिर फेच। अगर बीच में कहीं इंटरप्ट आ गया तो एग्जीक्यूट के बाद आपने इंटरप्ट लेना है, इंटरप्ट को सर्विस करना है और उसके बाद दोबारा आपने फेच करना है। बाद ऐसे प्रोसेसर्स होंगे जहां पर फेच एग्जीक्यूट सामने सामने नहीं होंगे, बीच में एक इनडायरेक्ट स्टेप होगा। वो इनडायरेक्ट स्टेप हो सकता है डिकोड। तो फेच होगा, डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर फेच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा। सो अगर तो इनडायरेक्ट स्टेप नहीं है तो फिर फेच और एग्जीक्यूट आपस में होते रहेंगे जब तक इंटरप्ट नहीं आता, और जब इंटरप्ट आएगा तो इंटरप्ट को सर्विस करने के बाद दोबारा आपने फेच पे लगा देना अपना प्रोसेसर। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हैं, और इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमारे पास ये आप लोगों को मैंने स्लाइड ऑलरेडी दिखाई थी, चैप्टर नंबर 3 में थी हमारे पास, फिर 12 में भी आई थी हमारे पास, कि किस तरह हम ये पूरा जो साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। इस पूरे साइकिल में सिर्फ आखिर में आप देखें तो दो चीजें इसमें ऐड हुई हैं, एक ऐड हुआ है इंटरप्ट चेक और एक आया इंटरप्ट। सो जब भी आप ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद आप इंटरप्ट चेक करते हैं। अगर इंटरप्ट चेक करने के बाद नो इंटरप्ट आते हैं तो वापस आप अपना नया काम शुरू करते हैं। अगर इंटरप्ट चेक पे कुछ इंटरप्ट आ जाएगा तो पहले उस इंटरप्ट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे विद अ न्यू इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब आपके सामने ये स्लाइड है 14.6 विच इज अबाउट डाटा फ्लो और फेच साइकिल। इसमें हमारे पास एक सीपीयू है और हमारे पास सीपीयू में एक रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, और एक रजिस्टर है कंट्रोल यूनिट, और एक रजिस्टर है एमएआर, एक है एमबीआर और एक है आईआर। IR stands for instruction register, PC stands for program counter, MBR stands for memory buffer register, MAR stands for memory address register. So अगर आप फिगर में गौर करें तो हमारे पास तीन बसेस हैं, एक एड्रेस है, डाटा है, कंट्रोल है, और उसके बाद वो तीनों बसेस कनेक्टेड हैं मेन मेमोरी के साथ, आपके रैम के साथ। सो प्रोग्राम काउंटर में आपको पता होता है कि प्रोग्राम काउंटर में जो इंस्ट्रक्शन आपने मेमोरी से फेच करनी है उसका एड्रेस पड़ा होगा। सो वही एड्रेस एमएआर में जाएगा और एमएआर जो है वो मेन मेमोरी में से चीजें आपको फेच करवा देगा। तो जो चीजें आप मेमोरी में से फेच करेंगे वो पहले एमबीआर में जाएंगी, एमबीआर में जाने के बाद जो है वो आईआर में जाएंगी। उसके बाद एक दफा आईआर में चलेगी तो फिर आप उस आईआर वाले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को डिकोड करेंगे और डिकोड करने के बाद जो नेसेसरी एक्शंस हैं वो परफॉर्म करेंगे।
अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है पाइप प्लानिंग स्ट्रेटेजी का, जो कि हमारा बेसिकली जो मॉडर्न प्रोसेसर्स की जो डिजाइनिंग है उसमें इस स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखा जाता है और पाइप प्लानिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू ही आपका प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा होता है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हमारा प्रोसेसर का काम क्या है? उसका काम ये है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, जो प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम को आपके प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करना है, बस ये उसका काम है। अब आपका प्रोसेसर कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर लेता है 1 सेकंड में, जितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस करेगा उतना फास्ट प्रोसेसर होगा, ठीक है? और जितना वो टाइम कम लेगा और काम ज्यादा करेगा, हमारी स्पीड उसी लिहाज से प्रोसेसर की जो है वो ज्यादा होगी। अब वो स्पीड बढ़ाने के लिए प्रोसेसर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रोसेस करता है, उसके लिए हमारे पास होती है एक पाइपलाइनिंग स्ट्रेटेजी। पाइपलाइनिंग स्ट्रेटेजी क्या है? It is similar to the use of an assembly line in a manufacturing plant. New inputs are accepted at one end before previously accepted inputs appear as outputs at other end. To apply this concept to instruction execution, we must recognize that instruction has a number of stages. सो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले थोड़ा सा ना नॉन टेक्निकल अल्फाज में समझाता हूँ, उसके बाद जो है ना आपको इसकी कंप्लीट पिक्चर क्लियर होगी। हो सकता है आप लोगों ने अंडरग्रेड में ये पढ़ा जरूर हो, लेकिन अब इसलिए ये चूंकि ऐसा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो आपके मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं उनमें भी 3 स्टेज 4 स्टेज 5 स्टेज पाइपलाइनिंग चल रही होती है। सो आपको ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि पाइपलाइनिंग बेसिकली है क्या और इसके हमें बेनिफिट्स क्या होंगे और ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। पाइपलाइनिंग का सबसे बुनियादी असूल ये है कि आपका जो टास्क है ना, आपका जो काम है, जो आपकी इंस्ट्रक्शन है, वो स्टेजेस में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। यानी कि एक चीज एग्जीक्यूट होने में सर्टेन स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे मैं इसकी हमेशा ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि मसलन कपड़े धोने हैं, ठीक है? कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोने का आप ये नहीं कह सकते कि कपड़े लिए और अगले स्टेप में धुल के वो खुशक होके इस्त्री होके जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप में आ गए, ऐसा नहीं है। सो कपड़े धोने का जो प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स सेवरल स्टेप्स, ठीक है? उसके लिए कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड है। मसलन पहला स्टेप ये है कि आप लेट से कपड़ों को लेट से पानी में डुबोते हैं, और अगला स्टेप ये है कि आप उसमें साबुन लगाते हैं। तीसरा स्टेप ये है कि आप उसको सर्कुलर शिफ्ट देते हैं, और उसके बाद आप उसमें से पानी जो है वो निकाल लेते हैं, और फिर आप उसको सुखाने के लिए ड्राइंग प्रोसेस में डाल देते हैं। लास्ट स्टेज ये है कि आप उसकी आयरनिंग करते हैं। आयरनिंग करने के बाद आप लेट से उसकी पैकिंग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप कस्टमर को जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। तो बेसिकली हो वही है, लॉन्ड्री वाला काम हो रहा है, लेकिन उसमें सर्टेन स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। जब तक स्टेजेस इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तब तक आप पाइपलाइनिंग नहीं कर सकते किसी भी चीज की। सो उसके लिए पहला स्टेप ये कि इट मस्ट इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेजेस। जिस तरह असेंबली लाइन क्या होती है किसी भी प्लांट में, असेंबली लाइन का मतलब ये होता है कि प्लांट में जब कोई चीज इनपुट पे आती है तो डायरेक्ट आउटपुट पे नहीं जाती, बल्कि वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती है। पहले एक स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, और फिर एंड पे वो आउटपुट निकलती है कंज्यूमर के एंड पे। तो जहां पर भी आपकी असेंबली इन्वॉल्व है, तो वहां पर क्या हो सकता है कि आप अभी अपनी आउटपुट दिए बगैर नई इनपुट्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्लांट है, कपड़े धोने वाला ही प्लांट ही है, जहां पर उसको कपड़े रिसीव हुए। एक कस्टमर ने उसको लेट से मुख्तलिफ कस्टमर्स ने मिलके 100 जो है वो यूनिट्स दे दिए हैं धुलने के लिए। तो जो पहले टीम होगी जिसका काम है कपड़ों को जो है वो पानी में भिगोना, वो उसमें पानी में भिगो लिया और उसमें साबुन लगा दिया। अगला जो टीम है उसका काम था कि उसको सर्कुलर शिफ्ट देना या रोटेट करवाना, और अगली टीम है जिसका काम है कि जो है वो खुश्क करना, और फिर अगली टीम का काम है उसको इस्त्री करना और पैकिंग करना। तो जब पहली टीम ने अपना काम कर लिया, जब वो अपना टास्क जो है दूसरी टीम को हैंड ओवर करेंगे, तो पहली टीम तो अब फारिग होगी ना। तो पहली टीम अब बजाय इसके कि वेट करे कि ये पूरा प्रोसेस खत्म हो और फिर नया प्रोसेस शुरू हो, तो अगले ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि
उनका काम तो खत्म हो गया, उन्होंने तो नंबर 2 की यूनिट पे अपना टास्क दे दिया। इस तरह 2 वाला जो है वो 3 को दे देगा और फिर 2 वाला नई इनपुट ले लेगा और इस तरह ये काम कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसको दूसरी एग्जांपल में आप इस तरह समझें कि 6 बाल्टियां, एक पहला बंदा उसमें पानी भर के दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है, चौथा पांचवे को दे रहा है, पांचवा छठे को दे रहा है, छठे वाला पानी बाहर फेंक रहा है। अब जब पहले वाले ने दूसरे वाले को बाल्टी भर के दे दी, अब पहला वाला तो फ्री बैठ गया, वो बजाय इसके कि वो आखिर तक बैठा रहे, वो नई बाल्टी भर लेगा। फिर 2 वाला 3 को दे देगा, 1 वाला 2 को दे देगा। इस तरह ये शुरू में टाइम लगेगा फ्लो में आने के लिए। जब एक दफा 2, 3, 4, 5, 6 की बाल्टियां भरी हुई होंगी, फिर क्या होगा, 1 से इनपुट आ रही होगी और 6 से आउटपुट जा रही होगी। हर इनपुट के ऊपर अगली आउटपुट निकल रही होगी। तो क्योंकि आपने 6 लोगों को साइमल्टेनियसली एंगेज किया हुआ है, तो वो फ्लो बन चुका होगा। ये है कॉन्सेप्ट पाइपलाइनिंग का, कि जहां पर सबसे जो इसमें जो की पॉइंट है वो नीचे लिखा हुआ है कि न्यू इनपुट्स आर एक्सेप्टेड एट वन एंड बिफोर प्रीवियसली एक्सेप्टेड इनपुट्स अपीयर एज आउटपुट्स एट द अदर एंड। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन था। इसका मतलब अच्छा, इस चीज़ को हम ये कैसे कंट्रोल करेंगे कि जो भी हमने काम एग्जीक्यूट करवाना है उसको डिफरेंट पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना है? ये प्रोग्रामर फिर उस चीज़ को ये जिम्मेदारी प्रोग्रामर की होगी या किसकी होगी? अच्छा, इसकी जिम्मेदारी ना प्रोग्रामर के पास नहीं होती। ये जो टास्क होता है ना, ये आपका प्रोसेसर ही करता है। अब अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये है कि हर प्रोसेसर, क्या सारे प्रोसेसर एक तरह का काम करते हैं? इसका जवाब है नहीं। बाज प्रोसेसर जो है वो आपकी जो इंस्ट्रक्शन आप देते, आप यूजर का काम होता है सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना। अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है वो आगे प्रोसेसर का हेडेक है। बाज प्रोसेसर्स उस काम को आपकी एक इंस्ट्रक्शन को 6 पीसेस में डिवाइड कर देते हैं और फिर पाइपलाइनिंग शुरू कर देते हैं। एक प्रोसेसर है वो इन इंस्ट्रक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, और फिर उनको पाइपलाइनिंग शुरू कर देगा। तो ये प्रोसेसर के एंड पर है। अब प्रोसेसर जब आप डिजाइन करते हैं तो उस डिजाइनिंग के फेज में वो डिफाइन हो जाता है कि आपका प्रोसेसर कितने स्टेज की पाइपलाइनिंग कर रहा है। और अक्सर आप जो कोर i3, i5, i7 की जब स्पेसिफिकेशन शीट हम इंटेल की वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे प्रोसेसर के अंदर ये कैटेगरी लिखी हुई होगी कि प्रोसेसर जो है वो पाइपलाइनिंग कर रहा है, सुपर पाइपलाइनिंग कर रहा है, या अगर पाइपलाइनिंग कर रहा है तो कितने स्टेज की पाइपलाइनिंग कर रहा है। स्टेज का मतलब होगा कि वो इंस्ट्रक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। और इसका जवाब ये है कि जो प्रोसेसर जितना ज्यादा स्टेजेस में डिवाइड करेगा ना इंस्ट्रक्शन को, उतनी ज्यादा पाइपलाइनिंग आप कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप बेनिफिट उठा सकते हैं। मसलन कपड़े धोने का प्रोसेस जो है, अगर आप उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एक हिस्सा है लेट से धोना, एक हिस्सा है खुश्क करना और इस्त्री करना और पैकिंग करना, ये एक हिस्सा है, और धोना एक हिस्सा है, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फिर पाइपलाइनिंग में उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको 6 या 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उतना ज्यादा आप उसको जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन पूछें। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर आपके ख्याल में एक प्रोसेसर का जो वर्किंग है वो ज़्यादा पाइपलाइनिंग हो तो ज़्यादा बेटर है? अच्छा, अब ये जो सवाल है ना, अब इसी को मैं रियल लाइफ की एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जो ड्राई क्लीनिंग का काम करती है और उसके पास लेट से एक दिन में 1000 ऑर्डर आते हैं। अगर उसके पास एक दिन में 1000 ऑर्डर आते हैं ना, तो उसने एक पूरी टीम रखी होगी जो सिर्फ ऑर्डर लेती है। फिर उसने एक टीम रखी होगी जो कपड़ों को जो है ना मशीन तक पहुंचाती है। फिर एक टीम रखी होगी जो उस मशीन में धोती होगी। फिर एक टीम रखी होगी जो उसको खुश्क करती होगी। फिर एक अलग से टीम रखी होगी जो उसको इस्त्री करती होगी। फिर एक अलग से टीम रखी होगी जो उसको पैकिंग करती होगी। और फिर एक और टीम होगी जो वो वापस कस्टमर्स को डिलीवर करती होगी। सो बेसिकली उसने ये पूरा प्रोसेस जो है उसको 8-10 टीमों में डिवाइड कर दिया। लेकिन एक लॉन्ड्री की सर्विस है जहाँ पे पूरे दिन में 2 या 3 ऑर्डर आते हैं, ठीक है, या आते ही 5 या 6 ऑर्डर आते हैं, तो उसको तो इतनी स्टाफ की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है कि वो अकेला जो बंदा हो वही ऑर्डर लेता हो
और शाम को या वो वॉशिंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, आयरनिंग सारे काम खुद करता हो, अगले दिन सुबह काउंटर पे बैठ के जो है वो रिटर्न भी करता हो, वो अकेला बंदा हो या मैक्सिमम उसने 2 बंदे रखे हों, तो वो उन्होंने अपने काम को सिर्फ 2 हिस्सों में या 2 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइपलाइनिंग का नंबर ऑफ पाइपलाइनिंग की जो स्टेजेस है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डेफिनेटली डिपेंड कर रही है, जिसमें एक फैक्टर ये है कि आपके पास जो वर्कलोड है वो कितना है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी है, पहला तो ये फैक्टर है। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी है, जितना ज्यादा आप पाइपलाइनिंग की स्टेजेस बनाएंगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आपके प्रोसेसर का बढ़ेगा। उसका फायदा भी है, नुकसान भी। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से क्या है कि ओवरहेड भी आ जाते हैं, बिकॉज जब आपने अपने काम को नंबर ऑफ स्टेजेस में डिवाइड किया है तो एंड पे क्या होगा कि आपने उनको कंबाइन करके आपने अपना टास्क भी जो है वो डिलीवर करना है। तो इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, आगे ग्राफ्स आएंगे जिस ग्राफ्स में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टेजेस के बढ़ाने से परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि अगर आप नंबर ऑफ स्टेजेस एक सर्टेन पॉइंट से बढ़ाएंगे ना तो फिर कम होना शुरू हो जाएगी परफॉर्मेंस। ठीक है, सो एक ऑप्टिमल नंबर होता है जिसके ऊपर आपको पीक परफॉर्मेंस मिलती है। मिसाल के तौर पे एक काम है लॉन्ड्री वाला, अगर आप उसमें 6 की बजाय 60 स्टेजेस बना देंगे तो बजाय फायदा होने के नुकसान हो जाएगा। तो क्योंकि आप अपने इन स्टेजेस को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर ही नहीं पाएंगे, बाज दफा जो है वो इतना आपकी खपत ही नहीं होगी कि आपको हर एक को आप एंगेज रख सकें, क्योंकि एंड पे आपने कुछ मैनेजमेंट भी तो रखनी है ना उन सारों की आपस में। सो इसी तरह प्रोसेसर ने जब डिफरेंट स्टेजेस में काम को डिवाइड करना है, उसने उनकी आपस में सिंक्रोनाइजेशन भी रखनी है और आपस में एक ओवरहेड रिक्वायर्ड होता है इस काम के लिए। सो वो आपको एट द एंड ऑफ द डे पे करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन? ये सिर्फ आपको पाइपलाइनिंग का ना एक कॉन्सेप्ट दिया है, अभी मैंने सिखाया नहीं, अभी पाइपलाइनिंग में आगे सिखाऊंगा आगे प्रोसेसर कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है, वो सारा अभी डिटेल्स आई, भी सिर्फ फलसफा और एक कॉन्सेप्चुअल बन रहा है। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेट कर सके ना तो ये अब आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। और जब जिंदगी में कभी भी आपसे कहा जाए ना कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने का सबसे जबरदस्त स्ट्रेटेजी क्या है कि उसको स्टेजेस में डिवाइड कर दो और उसके बाद उनकी आपस में इंटरडिपेंडेंसीज, हाँ अगर इंटरडिपेंडेंसीज हो ठीक है तो फिर आप चीजों को इस तरह स्मूथली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पाइपलाइनिंग में हैजर्ड्स क्या होते हैं और फिर उन हैजर्ड्स को रिमूव कैसे करते हैं। डिपेंडेंसीज ये होती हैं कि बाज दफा जब तक आपका आउटपुट नहीं आती आप अगला इनपुट नहीं ले सकते, वो डिपेंडेंसी आ जाती है, उसको भी हम जरा देखेंगे कैसे टैकल करेंगे। बट कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि वो है क्या, असल उसकी हकीकत क्या है। और जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स बनाया है इन्होंने भी रियल लाइफ से इंस्पिरेशन ली होगी और उसको फिर इन्होंने इवेंचुअली प्रोसेसर्स में इंप्लीमेंट कर दिया, जिसकी वजह से आपको प्रोसेसर जो है वो बड़ा एफिशिएंट हो गया है। 6 टाइम्स 7 टाइम्स आप उसकी स्पीड जो है वो एनहांस कर सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। इसके अलावा फिर सुपर पाइपलाइनिंग है, उसमें फिर आप और ज्यादा जो है वो फायदा उठा सकते हैं, तो भी हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक 2 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है। पहली है सिंप्लीफाइड व्यू, दूसरी है एक्सपेंडेड व्यू। सिंप्लीफाइड व्यू में क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शन जो है उसको फेच करते हैं, उसके बाद हम फेच के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास आउटपुट पे रिजल्ट आ जाता है। ये हमारा है सिंप्लीफाइड व्यू। और हकीकत में ऐसा नहीं होता कि आपने फेच किया तो साथ ही साथ आपने एग्जीक्यूट कर दिया और साथ ही साथ रिजल्ट आ गया। आप इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, फेच करने के बाद आपका कुछ उसमें वेटिंग टाइम होता है, तो उसके बाद आप उस फेच के बाद आप उस इंस्ट्रक्शन को भेज देते हैं एग्जीक्यूट की तरफ या डिस्कार्ड कर देते हैं अगर वो आपके लिए जो है वो उसको आपने अभी उसको टाइमिंग यूज ना करना हो। बस बाज़ दफ़ा ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जहां पर आप उसको फेच करते हैं लेकिन आप उसको फिर इवेंचुअली एग्जीक्यूट नहीं करते, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जिसमें आपने कुछ कंडीशंस चेक करनी होती है, अगर वो कंडीशंस ही मीट नहीं हो रही हैं
तो आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं, आप उसको डिस्कार्ड कर दें। खैर कुछ इंस्ट्रक्शन जिनको आपने फेच किया उनको आपने एग्जीक्यूट पे भेजा, तो एग्जीक्यूट पे भेजने के बाद भी आपको कुछ वेट करना पड़ता है क्योंकि एग्जीक्यूशन भी कुछ टाइम लेगा। तो जिस टाइम में आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप फेच में वो टाइम वेस्ट कर क्यों रहे हैं, आप उस टाइम में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच कर लें। यानी कि यहाँ पे हुआ ये, ऊपर वाले केस में क्या हुआ कि पहले आपने फेच किया, उसके बाद आपने उसको एग्जीक्यूट में भेज दिया, एग्जीक्यूट किया और उसके बाद रिजल्ट आ गया, फिर आपने फेच किया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, उसके बाद जब आपने कुछ वेटिंग के बाद जब आपने उसको एग्जीक्यूट में भेजा, तो जिस दौरान वो एग्जीक्यूट हो रहा था उस दौरान आपने एक नई इंस्ट्रक्शन फेच कर ली, और इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। इस स्लाइड को जरा एक दफा देखें और इसको एक दफा खुद से पढ़ें जरा, फिर मैं अभी समझाता हूँ आपको। अच्छा, अभी आपके जहन में सबसे जो मेन क्वेश्चन था या आपने एक लिहाज से पूछा भी मुझसे, वो ये था कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन आएगी वो तो यूजर देगा, वो प्रोग्रामर देगा। अब उस प्रोग्रामर की इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर ने डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करना है, तो वो कितनी स्टेजेस होंगी और कौन कौन सी स्टेजेस होंगी, और उसका मैंने आपको बताया कि कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। कोई प्रोसेसर उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड करेगा, कोई प्रोसेसर उसको 6 में करेगा, कोई प्रोसेसर उसको 13 इंस्ट्रक्शन 13 स्टेजेस में करेगा। 13 स्टेज पाइपलाइन भी है और डिफरेंट प्रोसेसर की डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस है और उनका मैकेनिज्म भी डिफरेंट है कि किस तरह वो काम करते हैं। ये ऑपकोड पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या उसकी स्टेजेस बढ़ जाती हैं। नहीं, ऑप कोड नहीं डिफाइन करेगा, ये आपका प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर आपका, हाँ आर्किटेक्चर डिफाइन करेगा, आपका प्रोसेसर की डिजाइनिंग बताएगी। अगर आपके प्रोसेसर ने की डिजाइनिंग आपने ऐसी की हुई है कि उसमें आपने उसको बताया हुआ है कि भाई आपकी इंस्ट्रक्शंस को आपने इतने हिस्सों में डिवाइड करना है, तो वो उसको उतने हिस्सों में करेगा। और वो बेसिकली गवर्न करता है कि आपकी क्या जो है वो पाइपलाइनिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। अच्छा, अब आपने बेसिकली अपने काम को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना है। बाज प्रोसेसर्स ऐसे हैं, जैसे ये एक एग्जांपल आपके सामने है कि उसका पहला टास्क ये है कि फेच इंस्ट्रक्शन, ठीक है, पहली चीज ये कि वो फेच कर रहा है। दूसरा स्टेज क्या है, डिकोड इंस्ट्रक्शन, जिसमें वो ऑपकोड को डिटरमिन कर रहा है और उसका के उसका ऑपरेंड जो है वो क्या होगा। अच्छा, बाज दफा ये हो सकता है कि प्रोसेसर ने फेच को और डिकोड को इकट्ठा करके लेट से FDI का नाम दे दिया या FI का नाम दे दिया या DI का नाम दे दिया। उसमें हो सकता है वो फेच को और डिकोड को कंबाइन कर रहा हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इस केस में जो आपके सामने एग्जांपल है उसमें उसने फेच के लिए अलग एक स्टेज रखी है, डिकोड के लिए एक अलग स्टेज है, तीसरी स्टेज है ऑपरेंड को कैलकुलेट करना। ऑपरेंड को कैलकुलेट करने का मतलब है किस एड्रेस पे जाके मैंने ऑपरेंड उठाना है। जैसे था ना 1940, 1 का मतलब था लोड करो, कहां से लोड करो, 940 से करो। तो हम 940 पे गए थे और 940 पे जाके हमें एक ऑपरेंड मिला था जो कि हमारे पास ऑपरेंड था 0003। सो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग थी। इसमें नीचे लिखता है
This may involve displacement addressing, register addressing, register direct, register indirect और other form of address calculations. इसके ऊपर तुमने पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया कि एड्रेसिंग क्या होगी. वो सारी चीजें होंगी CO के अंदर होंगी जिसमें आप ऑपरेंड ढूंढ रहे हैं बाय सम एड्रेसिंग मीन्स. उसके बाद अगली स्टेज है जिसमें आप ऑपरेंड को फेच कर रहे हैं. जो भी ऑपरेंड आपको पसंद आ गया 0003 या 0002 उसको आप फेच कर रहे हैं. और उससे अगली स्टेज है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप परफॉर्म कर रहे हैं द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड स्टोर द रिजल्ट इफ एनी इन द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन ऑपरेंड लोकेशन. एग्जीक्यूट करने के बाद जो सबसे लास्ट स्टेज है वो है राइट ऑपरेंड. उसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप मेमोरी में स्टोर करवा रहे हैं. सो बेसिकली ये 6 स्टेजेस हैं आपके पास किसी एक प्रोसेसर में. मैं ये बात नहीं कतन कह रहा कि हर प्रोसेसर जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन को ये एक इंस्ट्रक्शन के 6 हिस्से किए हुए. बेसिकली आपने देनी तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है कि यार आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे यार कि एक नंबर है 3 और 2 इनको आपस में ऐड कर दो. ये आपकी एक इंस्ट्रक्शन थी. लेकिन उस इंस्ट्रक्शन को जब आपने प्रोसेसर में दिया तो उसने उसको एज अ वन यूनिट नहीं लिया बल्कि उसने उस इंस्ट्रक्शन को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके ये नाम दे दिए. बाज प्रोसेसर 4 में करेंगे, बाज 3 में करेंगे, बाज 2 में भी कर सकते हैं. फेच एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट में वो एग्जीक्यूट भी होगा और राइट भी होगा. फेच में फेच भी होगा, डिकोड भी होगा, कैलकुलेट भी होगा. तो ये तीनों काम वो एक ही में पार्ट में कर रहा होगा. इस केस में वो 6 में कर रहा है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास फिगर है, फिगर 14.10. लास्ट टाइम मैंने मिड टर्म में शायद मैंने ये टॉपिक कवर करवा लिया था उस टाइम तक और फाइनल में भी मैंने एक सवाल दिया था जिसमें मैंने कहा था कि टाइमिंग डायग्राम जरा प्लॉट करेंगे. ये मैं समझता हूँ कि टाइमिंग डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप एडवांस लेवल का कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सब कोई हर जो आपसे पहला सवाल पूछेगा वही पूछेगा कि प्रोसेसर का आपको पाइपलाइनिंग का पता है कि प्रोसेसर जो है वो पाइपलाइनिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है, उसकी टाइमिंग डायग्राम कैसे बनती है. और तो ये उसका बेसिकली समरी है अगर आपने प्रोसेसर की टाइमिंग डायग्राम को इंटरप्रेट करना. बट अगर आपके पीवी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं सो आपके लिए इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस स्लाइड को समझने में. वरना मैंने अक्सर लोगों को देखा है पूरा कोर्स पढ़ने के बाद भी ना दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दिस टाइमिंग डायग्राम. सो इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं. सो इस फिगर में लेफ्ट साइड पे आपके पास 9 इंस्ट्रक्शंस है यानी कि 9 इंस्ट्रक्शंस है. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस वो होंगी जो प्रोग्रामर ने लिखी हैं और रैम में वो लोड हुई हुई हैं. ये 9 इंस्ट्रक्शंस है. इन 9 इंस्ट्रक्शंस को रैम से उठा के वो प्रोसेसर में आएंगी और प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट करेगा और वापस रिजल्ट उसका रैम में देगा या व्हाटएवर जो भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पे भी दे सकता है. जो भी रिक्वायरमेंट आपका प्रोग्राम होगा उस हिसाब से वो डील करेगा. अच्छा, और जो सबसे ऊपर आपके पास टॉप पे टाइम गिवन है. टाइम का मतलब है यूनिट्स हैं, वो 1 से शुरू हो रहे हैं और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यूनिट्स है. ये यूनिट का टाइम का मतलब ये है कि 14 आपके प्रोसेसर का जो यूनिट साइकिल है उस पर डिपेंड करते हैं. सो ये एक यूनिट जो है हो सकता है नैनो सेकेंड्स का या माइक्रो सेकेंड्स का या फेम्टो सेकेंड्स का हो. बहुत छोटा यूनिट है, ये 1 सेकेंड नहीं है, ये बहुत छोटा यूनिट ऑफ टाइम है. डिपेंडिंग अपॉन योर द स्पीड ऑफ योर प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड पे डिपेंड करेगा ये यूनिट टाइम. अब आपके सामने जो इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 1 जो है आप मुझे कोई आप में से मुझे बता सकता है कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है उसको कितने स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है? 6 स्टेजेस में. 6 स्टेजेस में. क्या बस बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि आपने एक इंस्ट्रक्शन को 6 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. भाई क्वेश्चन नोट कर लें, 6 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं? अगर आपको नाम जुबानी याद नहीं है आप उसको S1, S2, S3, S4, S5, S6 भी लिख सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको नाम अल्फाबेट जो मर्जी लिख लें. मुझे सिर्फ ये पता लगना चाहिए भाई 6 स्टेजेस है. पहली स्टेज है फेच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, कैलकुलेट ऑपरेंड, फेच ऑपरेंड, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद राइट ऑपरेंड. ये 6 काम होते हैं ना. अगर आप चैप्टर नंबर 1 मेरा याद करें जहां पे मैं आपको वो मशीन वर्क्स दिखा रहा था
उसमें पहले यही हो रहा था कि पहले आप इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे थे, फिर उसको डिकोड कर रहे थे, फिर ऑपरेंड कैलकुलेट कर रहे थे, फिर ऑपरेंड को फेच कर रहे थे, फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे थे और आखिर में आप ऑपरेंड को राइट कर रहे थे मेमोरी में। सो वो ये 6 काम है कि एक इंस्ट्रक्शन बता रही थी वहां पे कि ये 6 काम आपने करने हैं। अच्छा, सो अच्छा, एक इंस्ट्रक्शन 6 स्टेजेस में डिवाइड है, विच मींस कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो 6 यूनिट्स में, 6 टाइम यूनिट्स में एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। 6 यूनिट्स का मतलब है, अज्यूम कर लें 6 सेकंड में होती है। मैं आपकी आसानी के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए कहता हूँ कि एक इंस्ट्रक्शन को 6 सेकंड लगते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि अगर एक इंस्ट्रक्शन को 6 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि 6 यूनिट्स लग रहे हैं, सो 9 इंस्ट्रक्शंस को कितने यूनिट्स लगेंगे? अगर एक को 6 लग रहे हैं, 9 को कितने लगेंगे? 54। सर ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्मली 54 ही लगेंगे विदाउट बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि 54 सेकंड लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक यूनिट को 6 लग रहे हैं, सो 9 को कितने लगेंगे? 9 into 6, और 9 into 6 क्या होता है? 54। That is your exact answer, that is your right answer. लेकिन अगर आप इस ग्राफ में देखें, इस पिक्चर में देखें, इस पिक्चर में जो 9 इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस यूनिट में जाके कंप्लीट हो रही है? 14 पे। 14 में। बस अब आप इसे अपने माइक्रोफोन म्यूट कर दें, माइक्रोफोन म्यूट कर दें, छोड़ना है ताकि बैकग्राउंड। अच्छा, ये आज कितनी इंपॉर्टेंट बात आपने नहीं सीखी कि जो काम प्रोसेसर ने 54 यूनिट्स में करना था, आपने वो सारा काम 14 यूनिट्स में करवा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके कहां 54 और कहां 14, जमीन आसमान का फर्क है, कोई 4-5 गुना स्पीड का फर्क है। आपने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी जस्ट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। वो कैसे, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब जो पहली इंस्ट्रक्शन थी उसका फेच आपने किया टाइम यूनिट 1 में। टाइम यूनिट 2 में आपने अपनी इंस्ट्रक्शन 1 को डिकोड किया, लेकिन आप फारग नहीं बैठे, साथ ही साथ आपने इंस्ट्रक्शन 2 को भी फेच कर दिया। यानी कि एक टाइम यूनिट में एक तरफ आप इंस्ट्रक्शन 1 को डिकोड कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने टाइम यूनिट 2 के अंदर दूसरी इंस्ट्रक्शन को भी आपने फेच कर लिया। फिर आप आए टाइम यूनिट 3 पे। टाइम यूनिट 3 में आप 3 काम कर रहे हैं। एक काम क्या कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन नंबर 1 का ऑपरेंड कैलकुलेट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को डिकोड कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को फेच कर रहे हैं। यानी कि पैरेलल में आप काम चला रहे हैं। यानी कि अभी पहली इंस्ट्रक्शन आपने मुकम्मल नहीं की, लेकिन साथ ही साथ आपने दूसरी इंस्ट्रक्शन भी छेड़ दी, तीसरी इंस्ट्रक्शन भी छेड़ दी। फोर्थ टाइम यूनिट में आपने 4 इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल में प्रोसेस कर रहे हैं, 5वें यूनिट में 5 को, छठे यूनिट पे आप अपनी फुल कैपेसिटी पे आ गए। फुल कैपेसिटी का मतलब है अगर 6 बाल्टियां पड़ी हुई थी, तो पहली बाल्टी दूसरे में, दूसरी तीसरी में, तीसरी चौथे में, पांचवें छठे में जा रही थी, तो ऑटोमेटिकली आपने उसको 6 की 6 को अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर दिया। अच्छा, अब हुआ कैसे कि छठे यूनिट में क्या हो रहा है? छठे टाइम यूनिट में आप इंस्ट्रक्शन नंबर 1 का WO कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का आप EI कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 का FO कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन 4 का CO कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन 5 का DI कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन 6 का FI कर रहे हैं। फिर 7 पे भी आपकी वो 6 टास्क, 8वें पे 6 टास्क, 9वें पे 6 टास्क, 10वें पे जाके आपके पाइपलाइन में से माइनस होना शुरू हुए, होते 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 अल्टीमेटली जो आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 9 थी वो फाइनली W होगी। सो बेसिकली आपने हर इंस्ट्रक्शन के कितने काम परफॉर्म किए हैं? 6। हर इंस्ट्रक्शन के 6 टास्क यानी कि 6 स्टेजेस आपने कंप्लीट परफॉर्म किए हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 9 की भी आपने इकट्ठी 6 स्टेजेस परफॉर्म किए हैं, लेकिन ये सारा काम जो आपने कंप्लीट कर लिया है वो 14 टाइम यूनिट्स में किया है, बिकॉज यहां पर आप पाइपलाइनिंग कर रहे थे। अगर ऐसा होता ना कि पहले आप इंस्ट्रक्शन 1 को कंप्लीट करते, उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन 2 शुरू करते, उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन 3 शुरू करते, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और फिर उसके बाद 8 और उसके बाद 9, फिर आपको 54 यूनिट्स लगने थे। ऐसा ही है कि नहीं? जी सर। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो चूंकि आपने
क्योंकि आपने ये काम नहीं किया, आपने कहा कि मैं इसको पाइपलाइनिंग कर सकता हूं। सो पाइपलाइनिंग करके आपने जो काम 54 में करना था वो आपने 14 में कर लिया। अच्छा, इसमें फिर एक और सवाल आपके जहन में, इसमें कई सवाल आपके जहन में आ सकते हैं। पहला तो ये सवाल का मैंने आपको ऑलरेडी आंसर कर दिया, जरूरी नहीं है कि हर प्रोसेसर जो है वो 6 स्टेजेस में डिवाइड करे। हो सकता है कि बाज प्रोसेसर आपकी इंस्ट्रक्शन को 4 में डिवाइड कर रहा हो या 3 में डिवाइड कर रहा हो। जितना कम में डिवाइड करेंगे उतनी कम स्पीड इंक्रीज होगी। मसलन अगर आप किसी भी अगर एक प्रोसेसर आपकी इंस्ट्रक्शन को 6 स्टेजेस में डिवाइड कर रहा है ना, तो जो उसकी पीक परफॉर्मेंस में इंक्रीज आ सकता है वो 6x आ सकता है। जितनी नंबर ऑफ स्टेजेस होगी उतनी पीक बढ़ सकती है। अगर अगर आपका एक प्रोसेसर जो है वो 5 स्टेजेस में डिवाइड कर रहा है आपकी इंस्ट्रक्शन को, जो उसकी पीक परफॉर्मेंस मिल सकती है, जो उसकी स्पीड का फैक्टर बूस्ट हो सकता है वो 5 का हो सकता है। जितने स्टेजेस होंगी उतना बूस्ट फैक्टर होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपने इस स्लाइड पे अगर आप गौर करें तो शुरू में कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। शुरू में पहले 1 गया, फिर 2 गए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। टाइम यूनिट 6 के बाद ना आप अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे थे। टाइम यूनिट 6 पे, टाइम यूनिट 7 पे, टाइम यूनिट 8 पे, टाइम यूनिट 9 पे, टाइम यूनिट 9 के बाद भी आपकी कैपेसिटी कम होना शुरू हुई क्योंकि आप एंड पे इंस्ट्रक्शंस को पाइपलाइन में से निकाल रहे थे। तो पाइपलाइन में शुरू में जिस तरह एक पानी का पाइप है, जब एक पानी का बड़ा पाइप है, उसके इनपुट पे आपने पानी का प्रेशर छोड़ा है, सो फौरन तो नहीं आउटपुट पे पानी आना शुरू हो जाएगा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले वो पाइप पूरा पानी से भरेगा, उसके बाद फिर पानी निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब पहला पानी निकलना शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद इनपुट से पानी आ रहा होगा, आउटपुट से पानी जा रहा होगा, फिर आपकी फुल कैपेसिटी में ये काम चल रहा होगा। फिर आखिर में जब आप पानी बंद करेंगे अपना इनपुट पे, तो फिर आपकी पाइप आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली आपकी पाइप जो है वो फुल ड्रेन आउट हो जाएगी। तो एक शुरू की एंट्री में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक दफा आपको आखिर में एग्जिट में टाइम लगेगा। बीच का जो प्रोसेस होगा उसमें आपकी कैपेसिटी अपनी फुल यूटिलाइजेशन यानी कि 6 की यूटिलाइजेशन पे पीक पे चल रही होगी। इसलिए यहाँ पे जो इंक्रीज आया ना वो 54 आया। 54 को अगर आप 14 पे डिवाइड करें तो ये 4.5 बनता है, यानी कि 6 से कम बनता है लेकिन 4 से ज्यादा बनता है। तो 4 और 6 के दरमियान आप कहीं फॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 9 ना होती बल्कि 900 होती या 1000 होती, तो अगर आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 1000 होती ना, तो आपका आंसर तकरीबन 6 के करीब करीब बन रहा होता है। यानी कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर आप इंक्रीज करते हैं तो और शुरू में कुछ लैग आएगा, आखिर में कुछ लैग आएगा, लेकिन जो मिडिल पोर्शन होगा उसमें 6 की आपको मिल रही होगी परफॉर्मेंस का इंक्रीज। तो ओवरऑल जो फैक्टर है वो आपका तकरीबन 5.7, 5.8, 5.9 तकरीबन 6 के करीब करीब आप पहुंच जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। यहां पर ना हमारा प्रोसेस बड़ा स्मूथ लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आपके जहन में एक और सवाल भी आ सकता था और वो ये सवाल हो सकता था कि सर ऐसा हो सकता है कि अभी इंस्ट्रक्शन 1 कंप्लीट हुई नहीं है, आपने इंस्ट्रक्शन 2 को पाइपलाइन में ले लिया है। व्हाट इफ इंस्ट्रक्शन 1 का आउटपुट आएगा तो ही आप इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? या ये भी तो हो सकता है ना सर कि हम इंस्ट्रक्शन नंबर 4 को पाइपलाइन में लिए हुए हैं, जब हम इंस्ट्रक्शन नंबर 4 को एग्जीक्यूट करें तो पता लगे कि हमने इंस्ट्रक्शन नंबर 4 के बाद तो इंस्ट्रक्शन नंबर 14 पे जंप मारना था या ब्रांच करनी थी, तो फिर तो 4 के बाद तो 14 आनी चाहिए थी, तो 4 के बाद हमने 5, 6, 7, 8 तो गलत ले लिया हमने, हमें 4 के बाद तो 14 आना चाहिए था। क्योंकि बाद दफा ऐसा होता है ना कि आप कोड कर रहे होते हैं, कोड के दौरान आप फौरन कह देते हैं कि भाई फलां जगह पे जंप कर जाओ या फलां प्रोसीजर पे या फलां फंक्शन पे जंप कर जाओ। ऐसा होता है, बिल्कुल नॉर्मली प्रोग्राम में तो ऐसा आप करते हैं। तो इस केस में जब आप पाइपलाइनिंग कर रहे हैं तो पाइपलाइनिंग में तो आपने गलत इंस्ट्रक्शंस को पाइपलाइन में ले लिया। तो आइडियली जो है ना दुनिया में चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि पाइपलाइनिंग में आप सीक्वेंशियल पाइपलाइनिंग ले लें और वो स्मूथली हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बाज दफा आपने आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके प्रोसेसर्स इतने इंटेलिजेंट हैं
कि वो पाइपलाइनिंग में भी आउट ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं। पाइपलाइन उनको पता होता है कि इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपने जंप करना या नहीं करना, और वो इंस्ट्रक्शन 3 के बाद हो सकता है इंस्ट्रक्शन नंबर 14, 15, 16 को पाइपलाइन में लिया हो। सो बाज़ दफ़ा आपका प्रोसेसर जो है वो ब्रांच की प्रेडिक्शन करता है और उस प्रेडिक्शन के हिसाब से पाइपलाइन में पहले से वो वाली इंस्ट्रक्शंस ले लेता है जो आपको हो सकता है आपने अगली लेनी हो, और 95, 99% एक्यूरेसी के साथ उसकी प्रेडिक्शन ठीक होती है। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि कैसे होता है ऐसा और कैसे मुमकिन है कि ये आप ये काम कर लेते हैं। अच्छा, इस स्लाइड को जरा पहले खुद समझने की जरा कोशिश करें, फिर मैं भी जरा समझाता हूँ। यहाँ पर बेसिकली पहले मैं आपको इस स्लाइड को समझने से पहले ना एक इसका प्रीएम्बल दे दूं, क्योंकि बुक में तो पूरी ना कहानियां लिखी हुई हैं और चैप्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे तो सिर्फ फिगर है ना, तो आपको भी इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चल रहा होगा। इसका कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये है कि आपका प्रोग्राम ऐसा था कि आपकी प्रोग्राम में ना इंस्ट्रक्शन 3 में लिखा हुआ ये था कि आपने इंस्ट्रक्शन 3 के बाद उसको ब्रांच कर जाना है इंस्ट्रक्शन नंबर 15 के ऊपर। लेकिन इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ना, यानी कि एग्जीक्यूट का मतलब है ईआई नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फैच डिकोड कर रहे हैं, ऑपरेंड को फैच कर रहे हैं, ऑपरेंड को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें नहीं पता लगता। जब आप इंस्ट्रक्शन 3 को एग्जीक्यूट कर रहे थे ना, एग्जीक्यूट पे पता लगा कि इंस्ट्रक्शन 3 के बाद तो आपने इंस्ट्रक्शन 15 पे जंप करना था। तो ये इसका प्रीएम्बल है। उसको इसने टाइमिंग डायग्राम में कैसे शो कराया है, वो भी आप जरा इसको समझने की कोशिश करें, फिर मैं भी आपको समझाता हूँ। ये है रियल पिक्चर। असल में जिंदगी ऐसी है कि बाज़ दफ़ा चीज़ें सीक्वेंशियल नहीं चल रही होती और आपके प्रोसेसर को थोड़ा सा को पेनल्टी पे करनी पड़ती है, और वो जरा इसको एक दफ़ा कम्प्रीहेंड करने की कोशिश करें 1-2 मिनट, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो आपके पास इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, जिसमें आपने क्या किया, आपने FIDICO FO EI WO कर लिया। उसके ठीक एक टाइम यूनिट के बाद आपने क्या कहते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के साथ भी यही 6 काम किए, मतलब 6 काम पैरेलल में किए। फिर इंस्ट्रक्शन 3 के साथ किए। जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन 3 के साथ किए तो उसके फौरन बाद 1 यूनिट के बाद आपने इंस्ट्रक्शन 4 को भी पाइपलाइन में ले लिया। उसके ठीक 1 यूनिट के डिले के बाद आपने इंस्ट्रक्शन 5 को ले लिया, उसके बाद इंस्ट्रक्शन 6 को ले लिया, उसके बाद 6 को ले लिया। अच्छा, अब आप देखें 7 टाइम यूनिट के ऊपर, 7th टाइम यूनिट के बाद के ऊपर इंस्ट्रक्शन नंबर 3 का क्या आ रहा है,
7th टाइम यूनिट पे इंस्ट्रक्शन 3 का कौन सा स्टेज आ रही है? सर EI EIR। EI का क्या मतलब है? एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन जब आपने की, इस माइक बेशक म्यूट करना है, जब आपने एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन की है, इंस्ट्रक्शन 3 की, टाइम यूनिट 7 की, टाइम यूनिट 7 पे, तो आपको पता ये लगा कि आपने तो दर हकीकत इंस्ट्रक्शन नंबर 15 पे जाना था। आपने तो इंस्ट्रक्शन 3 के फौरन बाद इंस्ट्रक्शन 15 को पाइपलाइन में लेना था, और फिर 15 के बाद 16 को, 16 के बाद 17 को, 17 के बाद 18 को, 19 को, 20 को। बेसिकली आपने जंप कर जाना था इंस्ट्रक्शन 3 से 15 पे। ये क्यों करना है? जैसे आप हमेशा स्विच स्टेटमेंट्स लगाते हैं, जहां पे आप या कोई भी आप कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो फलां जगह पे जंप कर जाओ। सो इंस्ट्रक्शन 3 पे वो कंडीशन ट्रू हो गई थी, वहां पे जब आपने एग्जीक्यूट करना था तो आपने अगली इंस्ट्रक्शन पिक करनी थी 15वां। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने अपने पाइपलाइन में कौन सी इंस्ट्रक्शन ली है? 4, 5, 6 और 7। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो अगर आप इंस्ट्रक्शन नंबर 7 देखें, इंस्ट्रक्शन नंबर 7 के बाद आ रही है इंस्ट्रक्शन नंबर 15। इंस्ट्रक्शन नंबर, बेशक माइक एक मिनट के लिए करते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 7 के बाद आ रही है इंस्ट्रक्शन नंबर 15, और इंस्ट्रक्शन नंबर 15 को आप फेच कर रहे हैं टाइम यूनिट 8 के ऊपर। सो बेसिकली हुआ ये कि आपके प्रोसेसर ने टाइम यूनिट 7 के ऊपर इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद उसने अपनी गलती रियलाइज की कि यार मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी। उसने फिर क्या किया कि ठीक अगले टाइम यूनिट पे, जो कि टाइम यूनिट उसका 8वां बनता है, उस टाइम यूनिट 8वें के ऊपर उसने इंस्ट्रक्शन नंबर 15 को शुरू से, स्टार्ट से, स्क्रैच से फेच किया, और उसने अपनी गलती तस्लीम की। इंस्ट्रक्शन नंबर 4, 5, 6 और 7 का जितना पोर्शन हुआ था उसको फ्लश आउट कर दिया, उसको सिस्टम में से क्लियर कर दिया। अभी इंस्ट्रक्शन नंबर 4 कंप्लीट नहीं हुई थी, ना 5 कंप्लीट हुई है, ना 6 कंप्लीट हुई है, ना 7 कंप्लीट हुई है। 7 तो जस्ट इंटर हुई थी, 6 ने तो चलो FIDI कर लिया था, 5 में उसका F, D और C हो गया था, 4 में उसके 4 स्टेजेस हो गए थे। तो वो सारा जो उसने ये काम किया हुआ है, इसको वो फ्लश आउट करेगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 15 से वो एक नया स्टार्ट लेगा, एक फ्रेश स्टार्ट लेगा, जैसे कहते हैं नई जिंदगी दोबारा शुरू की। फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 15 से फिर वही वाला काम शुरू कर देगा, 15 शुरू करेगा, साथ ही साथ 16 को पाइपलाइन में ले लेगा, अगले टाइम यूनिट के बाद 17वें को, 18वें को, 19वें को, 20वें को। तो बेसिकली ये जो उसने पाइपलाइन में लिया हुआ था ना 4, 5, 6, 7 को, ये उसको फ्लश आउट करना पड़ेगा, और यही उसकी ब्रांच पेनल्टी है कि इतनी पेनल्टी उसको पे करनी पड़ी। अगर तो उसने इंस्ट्रक्शन नंबर 3 के बाद 15, 16, 17 को पाइपलाइन में लिया होता, तो ये जो टाइम उसने जाया किया, ये टाइम उसको जाया ना करना पड़ता। इज इट क्लियर? तो कुछ बात समझ? यस सर ये इसमें ब्रांच पेनल्टी जो है ये 9 से लेकर 12 तक क्यों हुई है? हाँ, मतलब 9 से लेकर, हाँ ये 9 से लेकर 12 तक इसलिए हुई है कि होना ये चाहिए था कि आपका जो इंस्ट्रक्शन नंबर 15 है, इंस्ट्रक्शन नंबर 15 को इंस्ट्रक्शन नंबर 4 की जगह होना चाहिए था। इंस्ट्रक्शन नंबर 15 को इंस्ट्रक्शन नंबर 4 की जगह होना चाहिए था, और इंस्ट्रक्शन नंबर 4 की जगह अगर इंस्ट्रक्शन नंबर 15 होती तो वो 8वें टाइम यूनिट में एग्जीक्यूट हो जाती। ठीक है, चूंकि इंस्ट्रक्शन 3 के बाद 15 नहीं है बल्कि 4 है, उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो इंस्ट्रक्शन नंबर जो 15 है वो शुरू ही हुई 8वें टाइम यूनिट पे हुई, तो 9वां टाइम यूनिट, 10वां, 11वां, 12वां एक लिहाज से जाया हुआ, और 12वें टाइम यूनिट के एंड के ऊपर जाके आपको जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। तो बेसिकली ये 9, 10, 11, 12 4 टाइम यूनिट्स आपने एक लिहाज से जाया किए हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर जाया क्यों किए? मैं आपको इसका जवाब देता हूं। अगर आपका प्रोसेसर इंटेलिजेंट होता मेरी और आपकी तरह, और वो अपने पाइपलाइन में इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को लेता, 2 को लेता, 3 को लेता,
और 3 को लेके मैं प्रेडिक्ट कर लेता कि 3 के बाद 15 ही लूंगा मैं, तो 3 के बाद 15 को लेता, तो 15th इंस्ट्रक्शन जो थी वो टाइम यूनिट 8 के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाती, यानी कि एग्जीक्यूट हो जाती, क्योंकि जैसे ही इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट होती ना 7वें टाइम यूनिट पे, ठीक 8वें टाइम यूनिट के ऊपर आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 15 एग्जीक्यूट हो जाती। लेकिन चूंकि उसने गलत पाइपलाइनिंग कर ली थी, इसकी वजह से 9वां, 10वां, 11वां, 12वां 4 ये जो टाइम यूनिट्स लगे हैं ना, ये पेनल्टी पड़ी है आपको, यानी कि 4 एक्स्ट्रा टाइम यूनिट्स आपको जाया करने पड़े, और इन जाया करने के बाद आपको 12वें टाइम यूनिट पे जाके आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो 4 टाइम यूनिट्स की आपको पेनल्टी पड़ी है। इसके अलावा भी आपका मसला पड़ा था कि फिर आपकी इंस्ट्रक्शन 15वां भी डिले हुई है, 16वीं भी डिले हुई है, सारी की सारी फिर आपकी बेसिकली पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन में 4 यूनिट्स का एक गैप आ गया, एक बेसिकली वो आ गया, डिले आ गया। इसकी हेडिंग देखें तो इसकी हेडिंग क्या है, इसकी हेडिंग है द इफेक्ट ऑफ अ कंडीशनल ब्रांच ऑन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन ऑपरेशन। ये जो ब्रांच थी ना, ये कंडीशनल थी। कंडीशनल का मतलब ये होता है कि किसी ना किसी कंडीशन का ट्रू होने पे या फॉल्स होने पे ये ब्रांच लग रही है, जिसकी वजह से ये गैप्स देखने को मिले। ये जरा क्या कहते हैं इसको, ये जो 6 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, इसको जरा, इसका फ्लो चार्ट जरा आप एक दफा खुद से रीड करें, इसको जरा समझने की कोशिश करें, फिर मैं भी समझाता हूँ। अच्छा, 6 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि आपके पास सबसे पहला स्टेप क्या है, आप इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे और उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, आप ऑपरेंड को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आपकी जो है वो अनकंडीशनल ब्रांच, अगर अनकंडीशनल ब्रांच ये है कि अनकंडीशनल ब्रांच ये है कि बगैर किसी कंडीशन के आपने ब्रांच करनी है, मसलन कंफर्म लिखा हुआ है कि आपने इंस्ट्रक्शन नंबर 3 के बाद डायरेक्ट 13 के ऊपर जाना है या 15 के ऊपर जाना है, फिर क्या करेंगे, आप अपना प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करेंगे। प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करने के बाद क्या करेंगे कि आपने पाइप को एम्प्टी करेंगे, पाइप को एम्प्टी करने के बाद आप दोबारा नई इंस्ट्रक्शन फेच करेंगे जो आपने करनी है बेसिकली। उसके बाद अगर तो आपकी अनकंडीशनल ब्रांच नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर आप FO करेंगे, उसके बाद आप EI करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आप ऑपरेंड को राइट करेंगे,
फिर आप चेक करेंगे कि भाई क्या ब्रांच आई थी या इंटरप्ट आया था, क्योंकि जब तक आपने एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूट करते वक्त के बाद ही आपको पता लगेगा कि भाई कि मैंने ब्रांच ली है या नहीं ली है। अगर ली है तो अपना प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करें और पाइप को एम्प्टी करें, अगर नहीं है तो फिर आप दोबारा जिस तरह चल रहे थे पहले उस तरह अपना सिस्टम जो है वो कंटिन्यू करें। सर यहाँ पे अनकंडीशनली क्यों ली है, कंडीशनल क्यों नहीं हुई? देखो जो जो आपकी अनकंडीशनल ब्रांच होती है ना, अनकंडीशनल ब्रांच, देखो ब्रांच दो तरीके से हो सकती है, एक ब्रांच होती है अनकंडीशनल, एक होती है कंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब ये होता है बगैर किसी कंडीशन के, वहां पर कंफर्म बात होती है कि आपने इंस्ट्रक्शन नंबर 3 से डायरेक्ट 15 पे जाना है। मसलन आपने लिखा है, आप इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे कुछ काम लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है यही गो टू 15, यानी कि इंस्ट्रक्शन नंबर 3 असल में है यही कि आपने 15 पे जंप कर जाना है। ये है अनकंडीशनल ब्रांच, यानी कि आपने 3 के बाद लाजमी 15 पे जाना है, देयर इज नो क्वेश्चन फर्दर क्वेश्चन आस्क्ड, मतलब ये करना ही करना है आपने। तो अगर ऐसा कोई काम हो रहा होगा ना, तो आप जैसे ही इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे ना, गो टू, हाँ समझ जाएंगे कि भाई हाँ मैंने 15 पे जंप करना है, तो फौरन अपना प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करें और पाइप को एम्प्टी करें और आगे बढ़ जाएं। अगर अनकंडीशनल नहीं है, अगर अनकंडीशनल नहीं है तो इसका मतलब है कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब किसी ना किसी कंडीशन को चेक किया जाएगा, तो किसी कंडीशन को चेक करने का मतलब है हो सकता है रजिस्टर ए को और बी को आपस में कंपेयर किया जाए और देखा जाए क्या वो बराबर है, अगर है तो 15 पे जंप करो, तो ये कंडीशनल ब्रांच है। ये ऐसे नहीं है कि गो टू 15, ये है कि पहले ए और बी को चेक करो, उसे कंपेयर करो, अगर कंपैरिजन में वो बराबर आ जाते हैं तो फिर 15 पे जंप कर जाओ। तो फिर ये कि सारा प्रोसेस में आपको एफओ भी करना पड़ेगा, आपको ईआई भी करना पड़ेगा, डब्ल्यूओ भी आप कर सकते हैं। तो ईआई करने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई ब्रांच हुई है या नहीं हुई, अगर होगी तो वो अपडेट कर दें प्रोग्राम काउंटर को, ठीक हो गया। ठीक है। अदरवाइज ये है कि फिर आप वापस अपना नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसको जरा समझे आप, ये वही सेम ग्राफ है, बस यहाँ पर स्टेजेस ऊपर लिखी हुई है, टाइम यूनिट्स लेफ्ट पे लिखे हुए हैं, इसमें कोई नई चीज कुछ भी नहीं है, बस उस टाइमिंग डायग्राम को समझाने का एक और एंगल उसने बताया है। मेरा ख्याल है कि इसको आपको खुद समझ लेना चाहिए, जरा इसको जरा पहले आप एक दफा रीड करें, टाइम लें, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इतने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको आसान करके, आप फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, ऑनलाइन बड़ा मुश्किल होता है समझाना, लेकिन अब तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूं, पर स्टिल टाइम लग रहा होगा तो आप थोड़ा सा इस पर टाइम लगा के इसको जरा इसको एनालाइज करें। अच्छा यहाँ पर देखें तो आपके पास दो, इसमें फिगर में दो पार्ट्स हैं, ए और बी, एक है नो ब्रांच, एक है कंडीशनल ब्रांच। नो ब्रांच में क्या है कि आपके लेफ्ट साइड पे टाइम यूनिट्स हैं जो कि 1 से शुरू हो रहे हैं और 14 तक जा रहे हैं, और टॉप्स पे आपके 6 स्टेजेस हैं। तो बस उसको सिर्फ उसने वर्टिकल
कह लें 90 डिग्री पे शिफ्ट कर दिया है आपके ग्राफ को। टाइम यूनिट 1 में क्या हो रहा है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो है वो फैच हो रही है। टाइम यूनिट 2 में क्या हो रहा है, टाइम यूनिट 2 के ऊपर जरा गौर करें। टाइम यूनिट 2 में जो इंस्ट्रक्शन 1 है वो डिकोड हो रही है, क्योंकि अगर आप I1 देखें तो I1 के ऊपर DI लिखा हुआ है, और इंस्ट्रक्शन नंबर 2 जो है वो फैच हो रही है। टाइम यूनिट 3 के ऊपर क्या हो रहा है, टाइम यूनिट 3 के ऊपर इंस्ट्रक्शन नंबर 3 फैच हो रही है, 2 डिकोड हो रही है, 1 कैलकुलेट ऑपरेंड हो रहा है। इसी तरह इंस्ट्रक्शन टाइम यूनिट 4 के ऊपर इंस्ट्रक्शन नंबर 4 जो है वो फैच हो रही है, 3 इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड हो रही है, 2 जो है वो कैलकुलेट ऑपरेंड हो रहा है उसका, और 1 जो है उसका फैच ऑपरेंड हो रहा है। इस तरह करते करते 6 के ऊपर जाके आपका वो कंप्लीट हुआ, 7 के ऊपर आपकी जो है वो I2 W होगी, 8 के ऊपर I3, 9 के ऊपर I4, 10 के ऊपर I5, 11 के ऊपर I6, 12 के ऊपर I7, 13 के ऊपर I8, 14 के ऊपर I9, यानी कि 14 टाइम यूनिट्स के ऊपर आपकी नो इंस्ट्रक्शंस राइट ऑपरेंड हो चुकी हैं। मतलब एग्जीक्यूट से जो अगला स्टेज आता है ना कि आप मेमोरी में उसको राइट कर देते हैं, वो तक आपने जो है वो कंप्लीट कर लिया। ये वही है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, बस सिर्फ उसने उसको वर्टिकल शिफ्ट करके दिखाया है कि ऊपर अगर उसने लिखा हो। इसी तरह जो आपका बी पार्ट है, ये वो पार्ट है कि जहां पर आपको पता लगा था कि इंस्ट्रक्शन नंबर 3 जो थी जब वो एग्जीक्यूट हुई थी ना, तो आपको जैसे अगर आप टाइम यूनिट 6 पे देखें तो टाइम यूनिट 6 पे जाके इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई है, टाइम यूनिट 7 के ऊपर इंस्ट्रक्शन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुई है, सॉरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, राइट ऑपरेंड हुई है। और टाइम नंबर 7 के ऊपर आपकी इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट हुई है और इंस्ट्रक्शन नंबर 2 राइट ऑपरेंड हुई है। इस एग्जीक्यूशन पे आपको पता लग चुका था कि अगली इंस्ट्रक्शन जो आपने फेच करनी थी वो इंस्ट्रक्शन नंबर 15 करनी थी। तो आपने टाइम यूनिट 8 में सिर्फ 2 काम किए। टाइम यूनिट 8 में एक तो आपने I3 का जो राइट ऑपरेंड बच गया था वो कर लिया कंप्लीट, और इंस्ट्रक्शन नंबर 15 जो थी उसको आपने फेच कर लिया। क्योंकि वो क्यों फेच किया, क्योंकि टाइम यूनिट 7 पे आपको पता लग गया था कि जो I3 इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद कि अगली इंस्ट्रक्शन जो फेच करनी थी सिस्टम में वो I15 थी। फिर आपने I15 से शुरू किया, I15 16 को आप पैरेलल में लेते गए और फिर आपने टाइम यूनिट 13 के ऊपर इंस्ट्रक्शन नंबर 15 एग्जीक्यूट की, टाइम यूनिट 14 के ऊपर आपने इंस्ट्रक्शन नंबर 16 एग्जीक्यूट की। तो ये वही उसकी, इसने इसका नाम भी यही दिया है, एन अल्टरनेट पाइपलाइन डिपिक्शन। अगर आपको ये स्लाइड नंबर 14.11 फिगर समझ आ गई है और आपको 14.10 समझ आ गई है, तो सिर्फ उसने उसको अल्टरनेट व्यू में आपको डिपिक्ट किया। अब आते हैं कुछ ग्राफ्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को लिए बता दूं कि जब आप मास्टर्स लेवल पे काम कर रहे होंगे ना, असाइनमेंट्स कर रहे होंगे, या चलें असाइनमेंट्स भी हो जाएंगी जब आप इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में थीसिस पिक करेंगे। तो थीसिस बेसिकली क्या होगा, थीसिस में आप कोई भी मसलन कोई भी काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई डाटा ले रहे हैं, उसके बाद आपने उसकी ग्राफ्स प्लॉट करने होंगे, और बाज़ दफ़ा ग्राफ्स में आपको जो ट्रेंड्स होंगे उन ट्रेंड्स को आप एक्सप्लेन करते हैं। और पेपर कोई भी आप रिसर्च पेपर उठा के देखेंगे ना, उसमें 8-10 फिगर्स, 3-4 टेबल बने होते हैं और फिर बाद में वो टेबल्स और फिगर्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सो बेसिकली मेरे प्रोफेसर मुझे कहा करता था कि जब भी आपने कोई पेपर जो है ना लिखना है ना, बेसिकली रिसर्च पेपर लिखना है या रिसर्च आर्टिकल लिखना है, तो बेसिकली आर्टिकल लिखने के लिए आपके पास 8-10 या 5-6 नई फिगर्स होनी चाहिए, 2-3 टेबल्स होने चाहिए। एक दफा आपके पास फिगर्स और टेबल्स आ गए तो आप समझिए आपका पेपर राइट अप हो गया। और पेपर भी आप लिखने का तरीका यही होता है। पेपर लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि आप अपनी 6-7 जो आपने नई फिगर्स बनाई होती है ना, वो फिगर्स आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में या लेटेक्स में जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं उसमें आप पुट करते हैं, टेबल्स पुट करते हैं, फिर हर फिगर को एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं। तो 10 फिगरें हैं तो 10 पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन कर दिए, टेबल्स को फिगर्स में एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन लिखना है, यानी कि रिवर्स करना होता है। पहले आप अपना जो रिजल्ट्स हैं और डिस्कशंस वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन कर लेते हैं, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं और फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। सो बेसिकली ये आपका फ्लो है। सो पेपर का अगर आप देखा जाए तो 90% पार्ट जो है ना वो बेसिकली है फिगर्स और आपके ग्राफ्स। सो वो आपने लेके आने होते हैं, और हर ग्राफ हर फिगर कोई ना कोई बात प्रेजेंट कर रहा होगा आपकी फाइंडिंग्स के ऊपर, आपकी वर्किंग के ऊपर। ये नहीं है कि वो रेडीमेड बनी बनाई फिगर्स ऑलरेडी बुक की, नहीं नहीं, वो आपकी अपनी फिगर्स होनी चाहिए जो कि आपने खुद प्लॉट किए हैं ओरिजिन के ऊपर या एक्सेल के ऊपर, कोई भी ये टूल आप यूज करते। नॉर्मली
रिसर्च पेपर में जो हम ग्राफ्स बनाते हैं हाई क्वालिटी के, और उसमें हमने लेजेंड्स भी ऐड करने थे, तो ओरिजिन एक बड़ा कॉमनली यूज टूल है जहाँ पे आप वो ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। सो ये जो आपके सामने फिगर 14.14 में जो ग्राफ्स बने हुए ना, इस तरह के फिगर्स ग्राफ्स आपसे एक्सपेक्टेड होंगे कि आपने इन द लॉन्गर पिक्चर में प्लॉट करने हैं। सो और जब आप रिसर्च पेपर को पढ़ रहे हो, तो रिसर्च पेपर को आप पढ़ रहे हो जिसको आप डिकोड कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज है कि आप उसकी फिगर्स जो है, यानी कि उसके जो उसके ग्राफ्स हैं, उन यानी कि फिगर्स हैं या ग्राफ्स हैं, ऑब्लिक ग्राफ्स हैं, उनको पहले देखें। वो ग्राफ्स एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, क्या प्लॉट किया है, क्या वो रिजल्ट उससे कंक्लूड कर रहा है, वो ग्राफ बता क्या रहा है। आप उसकी 6-7 ग्राफ्स, उसकी जो एक्चुअल फिगर्स है ना, वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पेपर असल में है क्या। बाकी जो उसने इंट्रोडक्शन में कहानी लिखी है, वो मुख्तलिफ पेपरों का उसने समराइज करके, प्रॉब्लम को हाईलाइट करके, वो एक उसका एक वो तो आप कोई भी 10-12 पेपर पढ़ के इकट्ठा जोड़ के वो बना सकते हैं। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट भी बन सकता है। कंक्लूजन जो है वो नहीं ग्राफ्स की बेस पे होगा। तो किसी भी ग्राफ पेपर को, किसी भी पेपर को अगर आपने समझना है, तो बेसिकली आपने उसकी फिगर्स जो है ना वो करनी है, उसको बेसिकली आपने समझना है। सो यहाँ पे भी अगर आप ग्राफ देखें, तो यहाँ पे भी जो आपका ग्राफ बना हुआ है वो बेसिकली 2 स्केल के ऊपर है। एक आपके पास है स्पीड अप फैक्टर, दूसरा स्केल है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के। यानी कि ये ग्राफ दो चीजों के दरमियान बना हुआ है। एक ग्राफ बना हुआ है स्पीड अप फैक्टर, दूसरा है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन दोनों के दरमियान प्लॉट किया हुआ है। तीसरा इसमें एक और चीज भी है, वो है नंबर ऑफ स्टेजेस। इस पे भी हम जरा बाद में आते हैं, जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। ग्राफ में देखें, अगर आप नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बढ़ाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का लिखा हुआ है लॉग स्केल। लॉग स्केल का मतलब क्या होता है कि लॉगरिथमिक स्केल पे प्लॉट हुआ है, यानी कि 1 2 4, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 4 होती है 16, 16, 2 की पावर 5 होती है 32, 2 की पावर 6 64, यानी कि log 2 का स्केल है ये। बेसिकली log 2 में इसने बनाया हुआ है। अगर आप देखें 16 से 32 में गैप सेम है, 8 से 16 में भी गैप सेम है। हालांकि 8 से 16 में सिर्फ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, लेकिन 16 से 32 में 16 एंट्रीज है। इसी तरह 32 से 64 में 32 एंट्रीज है, लेकिन उसने उसका स्पेसिंग सेम रखी है, बिकॉज ये लॉगरिथमिक प्लॉट कर रहा है। ये लीनियर स्केल नहीं है, लॉग स्केल है। लॉगरिथम में अगर आप इंस्ट्रक्शंस इंक्रीज करते हैं, इंस्ट्रक्शंस के बढ़ाने से आपका स्पीड अप फैक्टर बढ़ता है। इस बात से आप सारे एग्री हैं या डिसएग्री हैं कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बढ़ाने से स्पीड अप फैक्टर बढ़ रहा है? एग्री सर। दूसरा, अगला आपका सवाल है कि सर इसका मतलब क्या होगा कि जितनी इंस्ट्रक्शन ज्यादा होती जाएंगी उतना स्पीड अप फैक्टर बढ़ता जाएगा। एक और पैरामीटर भी है, वो है नंबर ऑफ स्टेजेस का। नंबर ऑफ स्टेजेस, इसमें से 3 ग्राफ बनाया है। एक ग्राफ बनाया 6 स्टेजेस पे, एक बनाया 9 पे, एक बनाया 12 पे। यानी कि एक ऐसा प्रोसेसर है जो इंस्ट्रक्शन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक है जो इंस्ट्रक्शन को 6 में डिवाइड कर रहा है, एक 9 में। जो 12 वाला है ना, उसकी जो पीक आपको मिलेगी वो 12 के करीब करीब मिलेगी, यानी कि 12 से कम होगी लेकिन 12 के करीब करीब होगी। जो 9 वाला है उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है ना वो 8 और 9 के दरमियान, और जो 6 स्टेजेस हैं उसकी 6 से जरा सी कम होगी, 6 के करीब करीब होगी। सो पहली तो ये बात है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बढ़ाने से स्पीड बढ़ तो रही है, शुरू में तो बहुत तेज बढ़ रही है, लेकिन आगे जाके उसमें एक पीक आ रही है, मतलब बेसिकली उसमें एक स्टैग्नेशन आ रही है। और स्टैग्नेशन भी ऐसी आ रही है कि जितनी नंबर ऑफ स्टेजेस हैं वो उसकी अपर लिमिट है, उससे कम कम रहेगी आपकी स्पीड। इस बात से सारे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? एग्री। एग्रीड सर। एग्रीड सर। अच्छा, यानी कि ये ग्राफ में ना उसने बहुत पूरा जो आप कह लेना 3-4 पेजों की कहानियां इस ग्राफ से समझ आ जाती हैं कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का स्पीड अप के साथ क्या लिंक है, नंबर ऑफ स्टेजेस के, यानी कि इसमें 3 पैरामीटर्स इकट्ठे प्लॉट हुए हैं। ऐसे ग्राफ्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं आपसे एमएस लेवल के ऊपर। ये नहीं है कि आपने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया और एक लीनियर लाइन प्लॉट कर दी कि एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है। नहीं, उसमें तो क्या बात पता चली, मतलब इसमें ये भी पता लग रहा है कि शुरू में स्पीड तेज बढ़ रही है, आगे जाके स्लो हो रही है, और अपर लिमिट उसकी नंबर ऑफ स्टेजेस गवर्न कर रही है। और लॉग में इसने प्लॉट किया और बड़ा जबरदस्त ग्राफ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। नीचे वाला ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? नीचे वाला ग्राफ ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ फैक्टर बढ़ेगा। यानी कि नंबर ऑफ स्टेजेस आप 5 कर दें, 10 कर दें, 15 कर दें, 20 कर दें। जी सॉरी सर। अच्छा, यानी कि नंबर ऑफ स्टेजेस आप बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टेजेस के बढ़ाने से आपकी स्पीड ऑफ फैक्टर बढ़ रहा है। लेकिन एक और चीज देखें
कि जब आपके नंबर ऑफ स्टेजेस लेट से 10 से 15 हो गए, 15 से 20 हो गए, तो स्पीड अप फैक्टर आप देख सकते हैं कि 12 से कम ही है। यानी कि एक केस में आपके पास 10 है, एक केस में आपके पास 6 है, एक केस में 12। यानी कि नंबर ऑफ स्टेजेस के बढ़ाने से स्पीड अप फैक्टर तो बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका नंबर ऑफ स्टेजेस के बढ़ाने से स्पीड अप फैक्टर में कोई खातिर खा इजाफा नहीं होगा। ठीक है। और जो इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी है ना 10, 20, 30, ये भी क्लियर है। जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा होंगी उतना ज्यादा स्पीड अप फैक्टर मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा होंगी उतनी नंबर ऑफ स्टेजेस की यूटिलिटी भी ज्यादा होगी। लेकिन ये बात भी देखें कि नंबर ऑफ स्टेजेस आपने अनलिमिटेड नहीं बढ़ाने, एक सर्टेन स्टेजेस बढ़ाने के बाद कोई खास फायदा नहीं हो रहा। यानी कि नंबर ऑफ स्टेजेस 20 तक जा रहे हैं लेकिन स्पीड आपकी 12 से ऊपर नहीं जा रही। ऐसे ही है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। ठीक है, ये हमारा बेसिकली यहाँ तक। अगर वैसे मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन से स्पीड हमारी काफी बेहतर रही है। लास्ट टाइम हमने 3 घंटे में ना सिर्फ यहाँ तक पढ़ा था, स्पीड अप फैक्टर तक। और अगली क्लास में हम लोगों ने फिर एक नई क्लास थी जिसमें हमने पाइपलाइन हैजर्ड्स जो है वो पढ़े थे। चले, अभी हमारे पास अभी कुछ थोड़ा बहुत टाइम है तो हम एक आध स्लाइड और पढ़ लेते हैं। जी बस ना करें, बहुत हो गया सर बस करें प्लीज। चलें बस, ठीक है ये इतना काफी है। चलें ठीक है। असल में आज का लेक्चर जो है ना थोड़ा सा जैम पैक्ड है और थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसमें कहानियां कम है और सीखने वाला समझने वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा है। तो ठीक है, सो मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट करता हूँ। सो बेसिकली आज आपने एक काम जरूर ये करना है कि आपने बुक जरूर पढ़नी है, क्योंकि ये चैप्टर आपका सबसे, जिसे कहते हैं ना कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑल, बिकॉज इसमें प्रोसेसर की डिजाइनिंग है, प्रोसेसर का स्ट्रक्चर है, प्रोसेसर का फंक्शन है, और स्पेशली जो उसकी पाइपलाइनिंग है और उसकी पाइपलाइनिंग की फिर आगे एप्लीकेशंस है। सो जो मैंने आप लोगों को एक न्यूज़ भेजी थी कि जिन्होंने RISC-V प्रोसेसर जो है बेसिकली डिज़ाइन किया है उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वालों ने कराची में, तो उन्होंने बेसिकली उसमें मेरे ख्याल है 4 स्टेज या शायद 5 स्टेज पाइपलाइनिंग जो है वो प्रोसेसर जो है वो बेसिकली डिज़ाइन किया है। अगर आप उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं तो कोई भी प्रोसेसर की अगर आप स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे तो आप उन स्पेसिफिकेशंस में ये बात देखेंगे कि उन्होंने उस पर नंबर ऑफ पाइपलाइनिंग स्टेजेस मेंशन किए हुए होंगे। और आज आपको पता लगा कि वो पाइपलाइनिंग स्टेजेस बेसिकली होते क्या हैं, उसके पीछे फंडामेंटल्स क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो दैट वाज द बेसिकली द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर